क्या हो अगर तुम्हारा पुनर्जन्म सोल लैंड में हो और स्पिरिट हॉल के सबसे पावरफुल एल्डर और लेवल 99 के गॉड कियान दयालु, मेरा मतलब चियान डाओलियू, तुम्हें अडॉप्ट कर ले और तुम्हारे पास एक नहीं बल्कि 2 गॉड टियर सोल हो, तुम्हारा शुरुआती लेवल ही 20 हो, तुम रोज कियान रेंचुए के साथ एक ही बेड पर सोते हो। सॉरी मेरा मतलब तुम रोज कियान रेंचुए के साथ प्रैक्टिस करते हो। दरअसल यही हुआ हमारे एमसी के साथ। जब तुम्हारे पीछे कुछ इविल सोल मास्टर पड़े होते हैं तो 6 साल की कियान रेंशु ने तुम्हें उन खतरनाक इविल स्पिरिट मास्टर्स के चंगुल से बचाया था। और कियान रेंशु को हमेशा लगता था कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा मिस्ट्री सीक्रेट है जो उसे तुम्हारी तरफ खींचता है, पर वो इस बात को समझ नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में बस एक क्यूरियोसिटी थी। हे छोटे बच्चे, तुम्हारा गांव तो अब खत्म हो चुका है, अब आगे क्या करने का इरादा है तुम्हारा? हम सब स्पिरिट हॉल से हैं, क्यों ना तुम भी हमारे साथ स्पिरिट हॉल चलो? तुम ऊपर देखते हो पर तुम्हारी आवाज में कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी थी। क्या सच में वहां चलना ठीक रहेगा? मैं तो एक पनौती हूँ। मेरी माँ की मौत मुझे जन्म देते वक्त ही हो गई थी। मेरे पिता मुझे अपशकुन मानकर अकेले छोड़कर चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। वैसे तो अब मेरे पूरे गांव में सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूं, क्योंकि गांव के मुखिया ने मुझे बचाते बचाते अपनी जान दे दी। मैं फिर से बिल्कुल अकेला रह गया। मेरे लिए अकेले रहना ही बेहतर है। वहां जाने से दूसरों के लिए सिर्फ मुश्किलें ही खड़ी होंगी। अपनी बात खत्म करते ही तुम्हारे चेहरे पर एक उदास सी स्माइल आ गई। जब उसने सुना कि तुमने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था और सगे पिता ने भी तुम्हें लावारिस छोड़ दिया था, तो उसे तुरंत अपने खुद के पास्ट की याद आ गई। उसकी खुद की जिंदगी भी काफी मुश्किल रही थी। उसने बचपन से कभी माँ का प्यार महसूस ही नहीं किया था। जब उसकी मार्शल स्पिरिट जागी थी और वो एक्साइटेड होकर होली मेडन पैलेस में यह बात बताने गई थी, तो बदले में उसे सिर्फ एक ठंडा थप्पड़ मिला था। पर तुम्हें तो पैदा होते ही तुम्हारे बाप ने छोड़ दिया था। ये तो सीधे जान से मार देने जैसा ही था। यह दुख तो उसके अपने दर्द से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। वो पूरी तरह शांत हो गई। उसका दिल अचानक से तड़प उठा। तुम तो खुद को एक पनौती तक समझने लगे थे। हम दोनों ही दुनिया के ठुकराए हुए लोग हैं। उसके पास तो कम से कम 7 दादाजी थे जो उसे बहुत प्यार करते थे, पर तुम तो अब तक अकेले ही जिंदगी से जंग लड़ रहे थे। उसके दिल में एक बात बिल्कुल साफ हो गई, वो तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाएगी। लिन युक्सुआन ने अपना मन बना लिया था। अब से तुम मेरे साथ स्पिरिट हॉल चलोगे। मुझे सीनियर दीदी कहो। उसकी टोन में एक ऐसा रौब था जिसे टाला नहीं जा सकता था, पर मैं तो तुम्हारी आवाज में एक अजीब सा हीन भावना का डर था। अब कोई किंतु परंतु नहीं। मेरी बात सुनो, मुझे नहीं लगता कि हमारा स्पिरिट हॉल इतना कमजोर है जो तुम्हारे अकेले की पनौती से हिल जाए। थैंक यू दीदी। तुम अब खुद को रोक नहीं पाए और तुम्हारी आंखों से आंसू छलक पड़े, जिसे बचपन से ही छोड़ दिया गया हो और गांव वालों के ताने सहने पड़े हों। जो एक इंसान उससे प्यार करता था, वो मुखिया दादा भी चल बसे। सालों से दिल में दबा सारा दर्द इस एक पल में बाहर आ गया था। 3 घंटे बाद कियान दाओलियू 2 मरणासन्न स्पिरिट बीस्ट्स को घसीटते हुए कियान रेंशु के सामने लेकर आए। शू, इधर आओ। इन दोनों सोल बीस्ट्स को खत्म करो और अपना स्पिरिट रिंग हासिल करो। दादाजी, कियान रेंशु थोड़ा डरी हुई थी, फिर भी वो आगे बढ़ी। उसने अपने सोल गाइड ब्रेसलेट से एक खंजर निकाला और उसे एक यूनिकॉर्न के सीने में घोंप दिया। कुछ ही देर में वो येलो स्पिरिट रिंग धीरे धीरे वहां तैरने लगी। उसने अपना हाथ उठाकर एंजल मार्शल स्पिरिट को समन किया ताकि वो उस स्पिरिट रिंग को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके। तभी तुम्हारी बॉडी से अचानक एक बहुत ही हल्की सी पवित्र एनर्जी चमकी। वो इतनी तेज थी कि उसे पकड़ पाना नामुमकिन था, पर कियान दाओलियू की पारखी आंखों ने उसे भांप लिया। कियान रेंशु के पीछे जो एंजल स्पिरिट थी, उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसमें कोई जान आ गई हो। उसका स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस भी वहीं रुक गया। दादाजी, मेरी स्पिरिट को लगता है कि यह स्पिरिट रिंग बहुत ही लो लेवल की है और वो इसे एब्जॉर्ब नहीं करना चाहती। कियान दाओलियू की भौहें तन गईं। वो सालों से इस एंजल स्पिरिट को संभाल रहे थे। उन्होंने आज तक कभी किसी स्पिरिट को स्पिरिट रिंग रिजेक्ट करते नहीं देखा था। शू, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि कोई गलती नहीं हो रही? कियान रेंशु ने हाँ में अपना सिर हिलाया। दादाजी, अब हमें क्या करना चाहिए? जब तक सबसे बेस्ट स्पिरिट बीस्ट न मिल जाए तब तक ढूंढते रहेंगे। क्या इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा? कियान दाओलियू को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। फिक्र मत करो, तुम्हारे दादाजी के पास इतनी पावर है कि वो बहुत जल्द छोटी शू के लिए एकदम परफेक्ट स्पिरिट बीस्ट ढूंढ निकालेंगे। कियान रेंशु ने कुछ देर सोचा। दादाजी, मुझे लगता है कि मेरी एंजल मार्शल स्पिरिट खुद मुझे गाइड कर सकती है और मेरे लिए सबसे सही स्पिरिट बीस्ट ढूंढ सकती है। कियान दाओलियू की आंखें चमक उठी। चलो फिर यही करते हैं। जैसे ही वो पवित्र एनर्जी शांत हुई, तुम दोबारा बेहोश हो गए। कियान दाओलियू ने तुम्हें एक हाथ में संभाला और कियान रेंशु को लेकर आसमान की तरफ उड़ गए। स्पिरिट के उसी इशारे का पीछा करते हुए वो एक परफेक्ट स्पिरिट बीस्ट की तलाश में निकल पड़े। स्पिरिट हॉल के इस जंगल में आम लोग हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट से डरते थे, पर कियान दाओलियू जैसे पावर हाउस को किसी बात की टेंशन नहीं थी। रास्ते में जितने भी स्पिरिट बीस्ट्स आए, उनके खौफ से सब दूर भाग खड़े हुए। किसी की भी सामने आने की हिम्मत नहीं हुई।
आखिरकार स्पिरिट के उसी गाइडेंस को फॉलो करते हुए वो एक गुफा के सामने आ चुके थे। वहां एक 4320 साल पुराना पवित्र पेगासस था। छोटी शू ने कंफर्म किया कि यही वो बीस्ट है। कियान दाओलियू ने गुफा के अंदर उस पेगासस को देखा, जो आम स्पिरिट मास्टर्स की पहली स्पिरिट रिंग की लिमिट से 10 गुना ज्यादा पावरफुल था। मेरी स्पिरिट मुझे इसी की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने का इशारा कर रही है। कियान रेनशू ने पूरे भरोसे के साथ जवाब दिया, बहुत अच्छे दादाजी, अंदर जाकर इसे अभी पकड़ते हैं। गुफा के अंदर से उस पेगासस की एक दर्दनाक चीख गूंज उठी। 10 सेकंड से भी कम समय में कियान दाओलियू ने उस पवित्र पेगासस को पीट कर अधमरा कर दिया और उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं। कियान रेनशू ने अपनी मार्शल स्पिरिट को समन किया और हाथ के एक इशारे से एक पर्पल सोल रिंग हवा में धीरे धीरे तैरने लगी। शूर, इसे एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो जाओ, दादाजी तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगर यह फेल हुआ तो तुम्हें सीधे मेरी बात माननी पड़ेगी। कियान रेनशू ने उन्हें चिढ़ाते हुए जीभ निकाली, सिर हिलाया और पालथी मारकर बैठ गई। उसने अपनी स्पिरिट पावर से उस रिंग को अट्रैक्ट करना शुरू किया। कियान दाओलियू चुपचाप पास खड़े होकर देख रहे थे कि कैसे वो भारी सोल पावर उसकी बॉडी में समा रही थी और उसकी नसों को स्ट्रेच कर रही थी। उसके माथे और गालों से पसीना टपकने लगा था। उन्होंने तुरंत अपनी पवित्र स्पिरिट पावर से उसकी मदद की। आखिरकार दोनों पवित्र सोल पावर्स आपस में मिल गईं। कियान रेनशू ने कामयाबी के साथ उस 4320 साल पुरानी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लिया। कियान दाओलियू ने तुम्हें देखा, जो अभी भी बेहोशी की हालत में थे। वो इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे। शुरुआत में उस 100 साल पुराने रिकॉर्ड वाले यूनिकॉर्न की स्पिरिट रिंग से कोई रिजेक्शन नहीं हुआ था। ये सब तो तब शुरू हुआ जब तुम्हारे अंदर से वो पवित्र रोशनी चमकी और एंजल स्पिरिट ने लो लेवल रिंग को लात मार दी। इस बच्चे के अंदर यकीनन कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा है, पर वो अभी इतना छोटा है कि उसे खुद कुछ नहीं पता। फिर उन्होंने कियान रेनशू के पोटेंशियल के बारे में सोचा। शायद मैंने पहले उसे आंकने में थोड़ी भूल की थी। ये बच्ची सच में एंजल के 9 एग्जाम्स पास करके 100वें लेवल पर गॉड बन सकती है और एंजल की इस रोशनी को पूरे कॉन्टिनेंट में फैला सकती है। दादाजी, मैंने इसे सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लिया है। कियान दाओलियू मुस्कुराए और उसके छोटे से सिर को सहलाया। तुम सच में हमारी शू हो, पर अगली बार ऐसा रिस्क मत लेना। फिर वो उसकी दूसरी स्पिरिट रिंग ढूंढने के लिए तैयार हो गए। कियान दाओलियू ने पूछा कि क्या उसे अभी भी अपनी मार्शल स्पिरिट का कोई इशारा महसूस हो रहा है। रेनशू ने अपना सिर हिलाते हुए मना किया कि अभी कुछ फील नहीं हो रहा। बेहतर होगा कि हम उड़कर ही तलाश करें। जब हम किसी परफेक्ट स्पिरिट बीस्ट के पास पहुंचेंगे तो अपने आप सेंस हो जाएगा। कियान दाओलियू ने हाँ में सिर हिलाया और उन दोनों को लेकर एक बार फिर ऊंचे आसमान में उड़ गए। 3 घंटे तक उड़ने के बाद कियान रेनशू की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने कहा कि वहां एक बहुत ही तेज रफ्तार वाला सोल बीस्ट है जो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसने कियान दाओलियू से जल्दी करने को कहा ताकि वो स्पिरिट बीस्ट भाग न जाए। वो लगभग 9000 साल पुराना एक फैंटम बीस्ट था। जैसे ही उसने कियान दाओलियू के प्रेशर को महसूस किया, वो जमीन पर ढेर हो गया और हिल तक नहीं पाया। श्योर, क्या तुम सच में इस 9000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना चाहती हो? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इसे ही एब्जॉर्ब करूंगी। कियान रेनशू ने अपनी पहली स्पिरिट एबिलिटी एंजल होली लाइट ब्रेक को समन किया। वो दहकते हुए पवित्र पंख एक टूटते तारे की तरह इकट्ठा हुए और सीधे आगे की तरफ झपट पड़े। यह अपनी बॉडी के किसी भी नेगेटिव इफेक्ट को साफ कर सकता था और दुश्मन की स्पिरिट पावर को पूरी तरह खत्म कर सकता था। रास्ते में छूटी हुई पवित्र एनर्जी को ब्लास्ट भी किया जा सकता था। उसने एक ही झटके में उस फैंटम बीस्ट का काम तमाम कर दिया। वो पर्पल ब्लैक सोल रिंग धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। पालथी मारकर बैठते हुए 3 घंटे तक एब्जॉर्ब करने के बाद उसने कामयाबी के साथ अपनी दूसरी स्पिरिट एबिलिटी हासिल कर ली। इससे वो गायब होकर 100% फिजिकल डैमेज से बच सकती थी और उसकी स्पीड भी 50% बढ़ जाती थी। हर 10 लेवल स्पिरिट पावर बढ़ने पर इसकी स्पीड 1% और बढ़ जाएगी। तुम बहुत ही प्यारी बच्ची हो, मुझे तुम पर गर्व है। फ्यूचर में तुम यकीनन उन ऊंचाइयों को छुओगी जहां मैं भी कभी नहीं पहुंच पाया। कियान दाओलियू ने सुकून के साथ उसके सिर पर हाथ रखा। जब कियान रेनशू अपनी दूसरी स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब कर रही थी, तभी तुम्हारी आंखें खुल गईं। तुमने अपनी गोल गोल आंखों से उस पूरे प्रोसेस को बड़े कौतूहल से देखा। तुम धीरे से फुसफुसाए, एंजल दीदी, वही एंजल जिन्होंने मुझे बचाया था। जब कियान रेनशू ने तुम्हारी आवाज सुनी तो वो मुड़ी और कियान दाओलियू का हाथ पकड़कर हिलाने लगी। दादाजी, मैं इस छोटे जुआन को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, क्या हम ले चले? कियान दाओलियू ने तुम्हें एक नजर देखा और वो अच्छी तरह जान गए थे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक बहुत ही हाई लेवल की पवित्र मार्शल स्पिरिट है। स्पिरिट रिंग्स का वो रिजेक्शन भी काफी हद तक तुम्हारी वजह से ही था। बड़े होकर ये बच्चा यकीनन कियान रेनशू का एक बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। उन्होंने तुरंत अपनी सहमति दे दी। बिल्कुल, इस बच्चे को अकेले वापस ले जाने में कोई हर्ज नहीं है। हमारा स्पिरिट हॉल एक और इंसान का पेट आसानी से भर सकता है। शाम के वक्त वो तीनों स्पिरिट सिटी के वर्शिप हॉल में लौट आए। कियान रेनशू तुम्हें अपने पर्सनल यार्ड में ले आई। तुम आसपास की चीजों को बड़े चाव से देख रहे थे। तुम खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे, क्या ये दीदी का घर है? ये तो बहुत ही बड़ा और आलीशान है। कियान रेनशू ने तुम्हारे सिर को प्यार से सहलाया। अब से तुम यहीं अपनी दीदी के साथ रहोगे।
मेरा थोड़ा इंतजार करो, मैं बाहर जाकर एक काम निपटाकर अभी आती हूँ। उसने अपने नौकरों से तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार करने और कुछ अच्छे कपड़े ढूंढने को कहा और खुद पोप पैलेस की तरफ निकल गई। छोटे मालिक, प्लीज हमारे पीछे आइए, हम आपको नहलाने और कपड़े चेंज करवाने ले चलते हैं। तुम अपनी छोटी छोटी टांगों से उस दासी के पीछे पीछे चल दिए। जब तुम बाथरूम पहुंचे और कपड़े उतारने ही वाले थे तो देखा कि वो दासियां वहां से जाने का नाम नहीं ले रही थीं। तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल हो गया और तुमने कहा, क्या आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हैं? मैं खुद ही नहाना चाहता हूँ। दासियां मुस्कुराईं, उन्होंने हाँ कहा और बाहर चली गईं। जब तुम नहाकर और कपड़े चेंज करके बाहर आए तो तुमने देखा कियान रेंशु बाहर से रोती हुई आंखों के साथ भागती हुई आ रही थी। उसने तुम्हें कॉरिडोर में खड़े होकर खुद को घूरते हुए देखा तो उसके गाल अचानक शर्म से लाल हो गए। तुमने उसे रोते हुए देख लिया था। अब एक बड़ी बहन के तौर पर उसका रौब तो खत्म हो चुका था। तुमने उसके कुर्ते का कोना पकड़ा। तुम्हारी एक बहुत ही सॉफ्ट आवाज आई, दीदी आप शायद रो रही थीं। वो नीचे बैठी और उसने तुम्हारे बालों को जोर से रगड़ दिया। नहीं तो ये तो बस बाहर हवा बहुत तेज थी, उसी की धूल मेरी आंखों में चली गई है। उसकी नजरें तुम पर टिकी थीं और वो खुद को तुम्हारे सिर को दोबारा सहलाने से रोक नहीं पाई। तुम उन परफेक्ट फिटिंग वाले कपड़ों में बहुत ही क्यूट लग रहे थे, बिल्कुल एक छोटे से प्यारे बच्चे की तरह, खासकर वो नीली आंखें जैसे आसमान में टिमटिमाते सितारे हों। उसने तुम्हारे सिर को इतनी बार सहलाया कि उसे इसकी आदत ही हो गई। तुम्हारा उदास मन भी अचानक से बिल्कुल साफ हो गया। अंधेरे में खड़े कियान शुंजी ने जब यह नजारा देखा तो उनका मुंह अजीब सा बन गया। उन्हें तो याद भी नहीं था कि उनकी बेटी को दूसरों का सिर सहलाने की ऐसी कोई आदत थी। शायद इसलिए क्योंकि कियान दाओलियू और वो खुद उसका सिर बहुत सहलाते थे, तो आज उसे भी यह फील लेने का मौका मिल गया था। मुझे डर था कि तुम आते ही कियान रेंशु को परेशान करोगे, पर अब यह देखकर कि तुम उसके इस लाड़ प्यार के नीचे भी आराम से सरवाइव कर रहे हो, ये अच्छी बात है कि तुम मजे में हो। कियान शुंजी मुड़े और हॉल के अंदर गहरे चले गए और वहां उन्होंने कियान दाओलियू को एंजल के स्टैच्यू के नीचे मेडिटेशन करते हुए पाया। पिताजी, कियान रेंशु की उस स्पिरिट रिंग के साथ आखिर क्या हुआ था? आपके और मेरे पास दोनों के पास ही 6 विंग्ड एंजल मार्शल स्पिरिट है। जब हमने अपनी स्पिरिट रिंग्स एब्जॉर्ब की थीं, तब तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्पिरिट खुद रिंग चूज कर रही हो। तुमने कियान रेंशु के साथ जो अजीब बात देखी वह सब काफी हद तक उस लिंग युक्सुआन नाम के बच्चे से जुड़ी हुई है। कियान दाओलियू ने कियान शुंजी को उन 2 वाकयों के बारे में बताया जब तुम्हारे अंदर से वो पवित्र रोशनी चमकी थी। मेरा अंदाजा है कि उसके पास यकीनन एक बहुत ही हाई लेवल की पवित्र मार्शल स्पिरिट है, वरना वो सिर्फ 3 साल की उम्र में इतनी प्योर पवित्र एनर्जी नहीं दिखा पाता। बड़े होकर वो हमारी छोटी शू का दायां हाथ बन सकता है, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ लाने से मना नहीं किया। कियान शुंजी ने हाँ में सिर हिलाया और फिर एक दूसरी बात का जिक्र किया। पिताजी, क्या आपको इंसानी रूप वाला वो ब्लू सिल्वर एम्परर याद है? कुछ समय पहले ऐसे सुराग मिले हैं कि वो तांग हाओ के साथ है। तांग हाओ जो तांग चेन का पोता है और क्लियर स्काई स्कूल का अगला वारिस, उस महान हैमर का सक्सेसर। तुम्हारा क्या इरादा है? मैं उस ब्लू सिल्वर एम्परर को वापस पकड़ना चाहता हूँ। डोंगर के मामले में अब इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है कि कौन सही था और कौन गलत। वो भी गलत थी और मैं भी। वो ब्लू सिल्वर एम्परर मेरी तरफ से उसके लिए एक हर्जाना होगा। कियान दाओलियू ने एक ठंडी सांस ली। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कियान शुंजी ने कियान दाओलियू से विदा ली और कैदियों से निपटने के लिए वापस पोप हॉल चले गए, यहाँ तुम्हारी तरफ। तुम आखिरकार कियान रेंशु के उस सिर सहलाने वाले चंगुल से आजाद हो चुके थे। तुमने चिढ़कर मुस्कुराती हुई कियान रेंशु की तरफ देखा। मैं तो बस उसे खुश करना चाहता था, पर दांव मुझ पर ही उल्टा पड़ गया। पर यह देखकर कि उसने रोना बंद कर दिया है, यह घाटे का सौदा नहीं था। कियान रेंशु को अब जाकर समझ आया कि उसके पिता और दादाजी हमेशा उसका सिर सहलाना क्यों पसंद करते थे। ये सॉफ्ट फील सच में एक लत जैसा है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वर्शिप हॉल में रहते हुए तुम्हें पूरे 3 साल बीत चुके थे। 3 साल बाद हॉल के पीछे बने ट्रेनिंग ग्राउंड में कियान रेंशु ने अपनी तलवार को म्यान में रखा। वो रेस्ट एरिया की तरफ बढ़ी और सीधे तुम्हारे ऊपर आकर टिक गई। छोटे जुआन, हिलना मत, मुझे जरा तुम्हारे सहारे टिकने दो। रोज रोज की यह ट्रेनिंग सच में थका देती है। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं नहीं हिलूंगा। आखिर आप मेरी सीनियर जो ठहरी, थोड़ा आराम कर लो, खुद पर इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो। पिछले 3 सालों से तुम दोनों बिल्कुल परछाई की तरह साथ रहे थे, सिवाय उस वक्त के जब वो अपनी तीसरी स्पिरिट रिंग का शिकार करने गई थी। उसके अलावा तुम दोनों ने लगभग सारा वक्त साथ ही बिताया था। उसने तुम्हारे कंधे पर अपना सिर टिकाया और एक आलसी आवाज में बोली, छोटे जुआन, कल वो दिन है जब तुम्हारी मार्शल स्पिरिट जागेगी। क्या तुम्हें अपनी स्पिरिट को लेकर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है? उसे डर था कि कहीं तुम्हारी कोई बेकार स्पिरिट न जाग जाए, इसलिए वो कियान दाओलियू के पास पूछने भी गई थी। और जब उसे पता चला कि तुम्हारे पास यकीनन एक सुपर लेवल की पवित्र मार्शल स्पिरिट होगी, तब जाकर उसकी जान में जान आई। उसे मन ही मन यह भी लगता था कि जो चीज उसे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है वो शायद यही सेम पवित्र कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि मुझे जानने की इच्छा नहीं है। तुमने अपने कंधे पर टिके उस चेहरे को देखा और एक सीरियस टोन में कहा, मैं तो बस एक बहुत ही पावरफुल मार्शल स्पिरिट जगाना चाहता हूँ ताकि फ्यूचर में अपनी सीनियर दीदी की रक्षा कर सकूं। कियान रेंशु का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसने अपना मुंह घुमाया और जिद में बोली, मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद बहुत पावरफुल हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी।
ये कोई हवाई बात नहीं थी। जब उसने 2000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग्स एब्जॉर्ब की थीं, तब उसकी स्पिरिट पावर 24 थी और 1.5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने 30 का लेवल पार कर लिया था। इसके बाद एंजल सेट हेड स्पिरिट बोन को आपस में मिलाते हुए उसने कामयाबी के साथ एक 15,000 साल पुराने प्रिज्म बीस्ट को एब्जॉर्ब कर लिया और अपनी तीसरी स्पिरिट एबिलिटी हासिल की। एंजल प्रिज्म अपनी बॉडी के चारों तरफ एक शील्ड बना सकता था, जिससे उस रेंज में आने वाले सारे फिजिकल और एनर्जी अटैक्स वापस रिफ्लेक्ट हो जाते थे। तुम मुस्कुराए और उसकी बात से सहमत हुए। ठीक है, मेरी सीनियर दीदी सबसे बेस्ट हैं। कियान रेंशु को हमेशा थोड़ा अजीब लगता था। देखा जाए तो वो बड़ी बहन थी और तुम छोटे भाई, पर तुम हमेशा एक बड़े भाई की तरह बिहेव करते थे, उसकी हर बात मान लेते थे और उसे बहुत लाड़ करते थे। शाम के वक्त एक गार्ड ने आकर मैसेज दिया कि जो पोप बाहर स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करने गए थे, उन्होंने तुम दोनों को तुरंत वहां बुलाया है। जब कियान रेंशु ने सुना कि उसके पिता पिछले कई महीनों से वापस नहीं आए हैं, तो वो सीधे तुम्हें साथ लेकर पोप पैलेस की तरफ उड़ गई। जैसे ही वो कियान शुंजी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे, उन्हें अंदर से डॉक्टर की आवाज सुनाई दी। पोप इस बार बहुत बुरी तरह जख्मी हुए हैं और उन्हें रिकवर होने में लगभग 1 साल का समय लग सकता है। तुम दोनों ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर भाग गए। कियान रेंशु सीधे बेड पर गिर पड़ी और रुआंसी आवाज में पुकारने लगी, पापा, शुअर को देखिए, आपकी शुअर यहाँ आ गई है। कियान शुंजी ने अपनी आंखें खोली और बड़ी मुश्किल से हाथ उठाकर उसके सिर को छुआ। पागल बच्ची, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। 1 साल में सब ठीक हो जाएगा। पास खड़े कियान दाओलियू ने कहा, छोटी शू, अभी तुम बाहर चलो, अपने पिता को थोड़ा आराम करने दो। कियान रेंशु बेड के पास ही अड़ गई और जाने से मना कर दिया। उसने कहा कि वो यहीं अपने पिता के पास रुकेगी। कियान दाओलियू ने अपनी उंगली से उसकी गर्दन पर धीरे से टैप किया, जिससे वो वहीं गहरी नींद में सो गई। उन्होंने अपनी लाल आंखों से तुम्हारी तरफ देखा और कहा, छोटे जुआन, अपनी दीदी को वापस ले जाकर आराम कराओ। ठीक है दादू कियान। तुम कियान रेंशु को गोद में उठाकर बाहर चल दिए। कियान दाओलियू और कियान शुंजी ने जब तुम्हारी पीठ को देखा तो उन दोनों का मुंह एक साथ अजीब सा बन गया। ये बहुत ही अजीब फीलिंग थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी अपनी छोटी बच्ची को कोई किडनैप करके ले जा रहा हो। कियान दाओलियू जड़ी बूटियां ढूंढने का कहकर वहां से तुरंत निकल गए। कियान शुंजी बहुत बुरी तरह जख्मी थे। अब महल के सारे छोटे बड़े काम उन्हें ही अस्थायी रूप से देखने थे। कियान रेंशु अभी बहुत छोटी थी, वो ये बोझ नहीं उठा सकती थी। दूसरी तरफ होली मैडन पैलेस में बैठी बीबी डोंग ने जब ये खबर सुनी कि कियान शुंजी गंभीर रूप से घायल हैं, तो वो जोर से हंस पड़ी। कियान शुंजी, आखिरकार तुम्हारा ये दिन भी आ ही गया। मैंने पूरे 9 साल तक बर्दाश्त किया है। अगर तुमने मुझे और मेरे शियाओगांग को अलग न किया होता तो मैं आज अपनी मनपसंद जिंदगी जी रही होती। इस बार तुम बहुत बुरी तरह जख्मी हो। ये मेरे लिए लाइफ में एक ही बार मिलने वाला मौका है। देखा जाए तो मुझे तांग हाओ का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस बार तुम्हारी मौत बिल्कुल पक्की है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक ठंडी और अजीब आवाज गूंज उठी, शुरा गॉड का पहला टेस्ट। एंजल क्लैन के एक मेंबर को जान से मार दो और उसकी सोल को पूरी तरह निगल जाओ। ये उसका वो सबसे बड़ा सीक्रेट था जिसे उसने सबसे छिपा कर रखा था। कोई नहीं जानता था उसने किलिंग कैपिटल में शुरा गॉड की विरासत हासिल की थी। इन 9 एग्जाम्स को पूरा करके वो 100वें लेवल पर एक असली गॉड बन सकती थी। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। एंजल क्लैन के कियान शुंजी, अब तो खुद गॉड भी तुम्हारी मौत चाहते हैं। आज मैं तुम्हारे प्रति अपना सारा फर्ज पूरा कर दूंगी। तुम कियान रेंशु को गोद में उठाए अपने यार्ड की तरफ बढ़ रहे थे। तुमने अपनी गोद में सोई उस लड़की को थोड़ा हिलाया, दीदी अब जाग भी जाओ। तुमने देखा कि उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तुम समझ गए कि वो बहुत ज्यादा दुखी होने की वजह से होश में नहीं आना चाहती। तुमने जानबूझकर एक ठंडी सांस ली। दीदी आप बहुत भारी हो गई हैं, अब मुझसे और नहीं उठाया जा रहा। तुम्हारी बात खत्म होते ही तुम्हारी गोद में सोई लड़की ने अपना मुंह घुमाया और तुम्हारे हाथ पर दांत गड़ा दिए। उसने तुम्हें बहुत जोर से काटा। तुम दर्द से कराह उठे। तुम समझ गए कि वो जाग चुकी है। मेरी प्यारी दीदी, मैं अभी सिर्फ 6 साल का हूँ। आपको इतनी दूर उठाकर लाना कोई आसान काम नहीं था। आप तो मेरी जान ही ले लेंगी। शिकायत करते हुए भी तुमने उसे नीचे नहीं उतारा। तुम उसे तब तक उठाए रहे जब तक तुमने उसे बेड पर नहीं लेटा दिया। ठीक है, अब आपको एक अच्छी नींद लेनी चाहिए। कल सुबह मेरी मार्शल स्पिरिट जगाने में मदद करना मत भूलना। उसने दरवाजा बंद किया और वो वहां से चली गई। कियान रेंशु अब कमरे में अकेली थी। उसका चेहरा शर्म से लाल था और दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बेड पर लेटी रही। उसने मन ही मन पक्का इरादा कर लिया कि जब वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी तो वो उस इंसान को चुन चुन कर मारेगी जिसने उसके पिता को इतना दर्द दिया है। ये सोचते सोचते वो गहरी नींद में सो गई। तुम अपने कमरे में लौटे और बेड पर लेट गए। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंज उठी। एनर्जी पूरी तरह फुल हो चुकी है। सिस्टम दोबारा एक्टिवेट हो रहा है। 10%, 50%, 100%। पिछले जन्म की वो सारी धुंधली यादें अचानक से तुम्हारे दिमाग में तैरने लगीं। तुम सिरदर्द की वजह से बुरी तरह छटपटाने लगे। जानकारियों का वो भारी सैलाब तुम एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और सीधे बेहोश हो गए।
तुम्हें नहीं पता कि कितना वक्त बीत चुका था जब तुम्हारी आंखें खुली। पिछले जन्म की वो सारी यादें अब पूरी तरह वापस आ चुकी थीं। तुम लिंग युक्सुआन हो। तुम सच में इस डोलुओ कॉन्टिनेंट की दुनिया में आ चुके हो। तुम मुड़े और तुमने कियान रेंशु के कमरे की तरफ देखा। इन 3 सालों में उसका तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल तुम्हारी आंखों के सामने तैर गया। इस दुनिया में कोई तो है जो तुम्हारी सच में परवाह करता है। तुम्हें कियान रेंशु का वो ओरिजिनल एंडिंग याद आया। उसका गॉड का पद पूरी तरह टूट गया था। वो जिंदगी भर 89 लेवल पर ही अटकी रही और कभी टाइटल डोलुओ के मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। तुमने अपनी मुट्ठियां जोर से भींची और तुम्हारी उंगलियों के जोड़ कड़कड़ा उठे। ये जिंदगी उस पास्ट से बिल्कुल अलग होगी। तुम हर हाल में कियान रेंशु की रक्षा करोगे। तुम्हें अचानक अपने उस एक्टिवेट हुए सिस्टम की याद आई। तुमने अपने दिल में कहा, सिस्टम बाहर आओ, मालिक आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तुम्हारा असली काम क्या है? ये सिस्टम एक रिडेम्पशन सिस्टम है। यह आपको हर कुछ समय के अंतराल पर एक स्पेशल गिफ्ट देगा। तुम्हारा मुंह अजीब सा बन गया। ये काम तो सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है। असली पावर हमेशा इंसान के अंदर से आती है। ये सिस्टम तो बस आपको टॉप पर पहुंचाने का एक जरिया है। यह आपको कोई ऐसी जादुई हेल्प नहीं देगा जिससे आप रातों रात गॉड बन जाएं। तुम एक पल के लिए हैरान हुए और फिर मुस्कुराए। खुद के दम पर? ठीक है, मैं लिन युक्सुआन अपनी खुद की ताकत के दम पर इस दुनिया के सबसे ऊंचे मुकाम पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। मैं कोई ऐसा लूजर नहीं बनूंगा जो सिर्फ सिस्टम के भरोसे जीता हो। तुम मुझे इस दुनिया में क्यों लेकर आए? जी मालिक, पिछले जन्म में आपकी लाइफ पूरी तो नहीं हुई थी, पर आप उस पुरानी दुनिया से पूरी तरह निराश हो चुके थे और इस नई दुनिया में आने की आपके अंदर एक बहुत ही गहरी इच्छा थी। इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ। चलो अच्छा है, यहाँ आखिरकार कोई तो है जो मेरी परवाह करता है। पिछले 6 सालों से जितने भी गिफ्ट सेव करके रखे हैं वो सब मुझे अभी दे दो। बधाई हो मालिक, आपको तीसरी समन कार्ड मिली है। आप पूरे इतिहास में से किसी भी एक को रैंडमली समन कर सकते हैं। 91 से 99 लेवल के टाइटल डोलुओ को, जो आपके लिए 100% वफादार होगा। एंजल फ्यूजन क्रिस्टल जो दूसरे प्लेन से आया है। इसे एब्जॉर्ब करने के बाद आपकी पावर में एक बहुत बड़ा जंप आएगा। एक्सट्रीम स्काई मिरर, जिससे आप 10,000 मीटर के दायरे में किसी भी जगह को आसानी से देख सकते हैं। बैरियर 11 स्टोन, जिससे आप किसी भी एक जगह को अगले 20 सालों के लिए बाहरी ताकतों के दखल से पूरी तरह सेफ रख सकते हैं। कुछ चीजें हवा में से अचानक तुम्हारे हाथ में आ गईं। तुम थोड़े से बेबस महसूस कर रहे थे। समन कार्ड अभी फिलहाल किसी काम का नहीं था। तुम स्पिरिट हॉल के अंदर पूरी तरह सेफ थे। तुम्हारा प्लान था कि तुम वो एंजल क्रिस्टल न्यूक्लियस कियान रेंशु को गिफ्ट कर दोगे। तुम्हारे पास रखने का इसका कोई फायदा नहीं था। अपने हाथ में मौजूद उस बैरियर स्टोन को देखते हुए तुमने ऊपर आसमान की तरफ देखा। तुम गॉड की दुनिया के उन लोगों की चालों को बहुत अच्छी तरह जानते थे। तांग सान को रास्ते में जितने भी मौके मिले वो सब बस गॉड की दुनिया के सपोर्ट का ही नतीजा थे। शुरा गॉड ने उसे पूरा बैक किया था। सी गॉड, उस कमीने ने तो जानबूझकर बीच में दखल दिया था। एंजल के 9 एग्जाम्स में इल्यूजन के अंदर एक ऐसा गंदा प्लॉट सेट किया गया था जिससे कियान रेंशु को जलील किया जा सके। यह बैरियर स्टोन बिल्कुल सही समय पर मिला है ताकि पूरे स्पिरिट हॉल को उन गॉड के गंदे हाथों से पूरी तरह बचाया जा सके। एक रात बीतने के बाद सुबह के वक्त कियान रेंशु तुम्हारे पास आई, पर तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसलिए वो बेड पर बैठ गई और तुम्हारा चेहरा खींचने लगी। वो सॉफ्ट टच इतना अच्छा था कि वो खुद को दोबारा गाल खींचने से रोक नहीं पाई। उसने अपने दिल में सोचा, न जाने फ्यूचर में कौन सी खुशकिस्मत लड़की ऐसे प्यारे जुआन को अपने साथ ले जाएगी। वो सच में तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखना चाहती थी। तुम अपनी भारी आंखों के साथ जागे, बड़बड़ाते हुए, उफ, अब मेरा चेहरा फिर से किसने खींचा? कियान रेंशु ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने अपनी आंखें खोली और तुम्हें देखते हुए मुंह फुला लिया। दीदी, आपने फिर से मेरा चेहरा खींचा। अब जल्दी उठो, धूप तुम्हारे कमरे के अंदर तक आ चुकी है। आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को जगाना है। वो मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। तुम्हें याद आया कि कल रात तुमने अपनी सारी पुरानी यादों को सेट किया था और इस चक्कर में तुम पूरी रात सो नहीं पाए थे। तुम जल्दी से उठे और तुमने कपड़े चेंज किए। जब तुम बाहर गए तो कियान रेंशु दरवाजे के बाहर ही खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें पीछे के आंगन की तरफ ले गई। कियान दाओलियू वहां पहले से ही वेट कर रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही छिपा हुआ कोना चुना था। उनका इरादा तुम्हारी स्पिरिट अवेकनिंग को दूसरों के सामने एक्सपोज करने का बिल्कुल नहीं था। आखिरकार उन्होंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि तुम्हारे पास एक बहुत ही हाई लेवल की पवित्र मार्शल स्पिरिट है। दादाजी, मैं छोटे जुआन को यहाँ ले आई हूँ। नमस्ते दादू कियान। कियान दाओलियू ने लापरवाही से हाथ हिलाया। 6 अवेकनिंग स्टोन्स ने तुम्हारे चारों तरफ एक घेरा बना लिया। तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और तुम्हारी मार्शल स्पिरिट धीरे धीरे जागने लगी। इसी पल पोप पैलेस के उस सीक्रेट रूम में बुरी तरह जख्मी और आराम कर रहे कियान शुंजी ने जैसे ही बीबी डोंग का भेजा हुआ काढ़ा पिया, उन्होंने देखा कि सीक्रेट रूम का दरवाजा धीरे से खुला। बीबी डोंग अंदर आ गई। बीबी डोंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कियान शुंजी को लगा जैसे उनका दिल अचानक बैठ गया हो और उन्हें किसी बहुत बड़े खतरे का एहसास हुआ। बीबी डोंग एक एक कदम आगे बढ़ी और जोर से हंसने लगी। मैं यहाँ क्यों आई हूँ? पूरे 9 साल पुराना हिसाब चुकता करने। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं और उसने अपनी मुट्ठियां भींची हुई थीं। उसके पीछे से अचानक 8 जहरीले पैर बाहर निकल आए। कियान शुंजी ने तुरंत अपनी स्पिरिट एबिलिटी यूज करनी चाहिए। भले ही वो बहुत बुरी तरह जख्मी थे, पर फिर भी वो 95 लेवल के एक टाइटल डोलुओ थे।
पर अचानक उन्हें फील हुआ कि उनकी स्पिरिट पावर पूरी तरह जाम हो चुकी है और वो हिल तक नहीं पा रहे हैं। उन्होंने गुस्से में बीबी डोंग की तरफ देखा। मेरे प्यारे गुरुजी, अब ज्यादा छटपटाने की जरूरत नहीं है, बीबी डोंग ने ताना मारा। इस काढ़े में जो मैंने अभी आपको दिया एक बहुत ही स्पेशल जहर मिला था। इसे खाकर तो 96 लेवल का सुपर टाइटल डोलुओ भी खुद को आजाद नहीं करा सकता। जैसे ही वो कियानशुन जी के पास पहुंची और उसकी सोल को निगलने ही वाली थी, तभी अचानक एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। पीछे आंगन के उस अवेकनिंग घेरे में कियान दाओलियू लगातार अपनी स्पिरिट पावर उस फॉर्मेशन में भेजे जा रहे थे जब तक कि वो पावर 90 के लेवल तक नहीं पहुंच गई। आखिरकार तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव दिखा। पूरा स्पिरिट हॉल एक ही पल में सुनहरी रोशनी से नहा गया। एक बहुत बड़ा गोल्डन पिलर सीधे आसमान से नीचे गिरा और उसने तुम्हें बीच में पूरी तरह से लपेट लिया। कियान रेंशु ने उस पिलर के बीच तुम्हें देखा, उसकी सांसें थम सी गईं। दादाजी, हमारे छोटे जुआन को क्या हुआ है? छोटी शू, फिक्र मत करो, जुआन के पास भी यकीनन एंजल क्लैन जैसी ही कोई पवित्र गॉड लेवल मार्शल स्पिरिट है। ऐसा लगता है कि जो मैंने पहले अंदाजा लगाया था वो काफी छोटा था। अपनी बात खत्म करते ही कियान दाओलियू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने तुम्हारे अंदर एक ऐसी जानी पहचानी खुशबू महसूस की जो उनकी रूह तक समा गई। हवा में तैरते हुए अचानक तुम्हारा हुलिया बदलने लगा। तुम्हारे छोटे काले बाल अब कियान रेंशु की तरह सुनहरे बालों में बदल चुके थे। तुम्हारी स्किन बिल्कुल साफ और ट्रांसपेरेंट हो गई थी। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे खुली। वो काली आंखें अब ब्लू गोल्डन कलर में बदल चुकी थीं और उनकी गहराइयों में जैसे सितारे घूम रहे हों। तुम्हारे पीछे 4 पंखों वाले एक एंजल की परछाई साफ दिखने लगी। उसके सीने पर लाल आग दहक रही थी। बाएं हाथ में एक गन और दाएं हाथ में एक शील्ड थी। एक ऐसी पवित्र गरिमा जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। वो एंजल की परछाई धीरे धीरे और बड़ी और सॉलिड होती गई। उस भारी पवित्र एनर्जी ने पूरे सोल पैलेस को एक ही पल में भर दिया। कियान दाओलियू का शौक अब छुपाए नहीं छुप रहा था। उन्होंने साफ महसूस किया कि तुम्हारी इस एंजल स्पिरिट की क्वालिटी उनके खुद के 6 विंग्ड एंजल से भी कहीं ज्यादा ऊपर थी। पूरे सोल पैलेस में जिन लोगों ने भी उस पवित्र एंजल की इमेज को देखा, उन्हें लगा कि खुद एंजल गॉड साक्षात प्रकट हुए हैं। हर रैंक के बिशप वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उस पवित्र एनर्जी के साए में उन्हें बहुत ही सुकून महसूस हुआ। वो खुद को सजदा करने से रोक नहीं पाए। जब पूरे शहर में एंजल गॉड के जयकारे गूंज उठे तो वो फायर एंजल की परछाई पूरी तरह सॉलिड होकर सीधे तुम्हारी बॉडी के अंदर समा गई। पर यह चमत्कार अभी खत्म नहीं हुआ था। उस सुनहरे आसमान में अचानक 9 रंगों की रोशनी बिखर गई। तरह तरह की एलिमेंटल एनर्जी तेजी से इकट्ठा होकर सीधे तुम्हारी बॉडी में समाने लगी। तुम्हारा दायां हाथ धीरे धीरे खुला और रंग बिरंगी रोशनी से चमकता हुआ एक लॉन्गबो तुम्हारी हथेली में आकर टिक गया। कियान दाओलियू तो लगभग सुध बुध खो बैठे थे। उन्होंने पहले सिर्फ यह सोचा था कि तुम्हारे पास एक सुपर लेवल की पवित्र मार्शल स्पिरिट होगी, पर उन्हें यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुमने जो पहली स्पिरिट जगाई है वो 6 विंग्ड एंजल से भी ऊपर की है। और उसके तुरंत बाद एक और गॉड लेवल मार्शल स्पिरिट बाहर आ गई, एक ट्विन गॉड लेवल स्पिरिट। वो पूरी तरह हैरान थे। इस बच्चे के अंदर गॉड बनने का पूरा पोटेंशियल है। ये सच में हमारे स्पिरिट हॉल पर गॉड की बहुत बड़ी कृपा है। इसी वक्त पोप पैलेस के उस सीक्रेट रूम में कियानशुन जी बड़े चाव से बीबी डोंग के उन जहरीले पैरों को अपने चेहरे की तरफ आते देख रहे थे। वो अपनी मौत के लिए पूरी तरह तैयार थे। पर जैसे ही तुमने उस फायर एंजल को जगाया, पूरे ब्रह्मांड में फैली वो भारी दैवीय शक्ति उस कमरे की दरारों से होती हुई अंदर आ गई। उसने उम्मीद के उलट उनके जख्मी मार्शल स्पिरिट के सोर्स को पूरी तरह हील कर दिया। उनकी बॉडी के सारे जख्म एक ही पल में गायब हो गए। वो जोर से हंसे। उन्होंने अपना हाथ उठाया और अपने सामने आते उन जहरीले पैरों को मजबूती से पकड़ लिया। हथेली से खून बह रहा था, पर दैवीय शक्ति लगातार काम कर रही थी। उस जहर का असर चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। बीबी डोंग की आंखों में सिर्फ नफरत भरी थी। वो काफी समय से प्लान बना रही थी कि कब मुझे गंभीर रूप से घायल करने का मौका मिले। इस लड़ाई के बाद तो सामने वाला पूरी तरह अलर्ट हो जाएगा, फिर ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। वो गुस्से में चिल्लाई, ये कैसे पॉसिबल है? तुम्हें तो मैंने खुद जहर दिया था और तुम बहुत बुरी तरह जख्मी थे, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी ताकत बची है। मैं यह कतई नहीं मान सकती, मैं हार नहीं मान सकती। वो पूरी तरह थक कर जमीन पर ढेर हो गई। उसकी आंखें बंद थीं और आवाज में सिर्फ मौत का सन्नाटा था। कियानशुन जी, मैं फेल हो गई, मुझे जान से मार दो। कियानशुन जी ने उसकी गर्दन के पीछे एक तेज वार किया, जिससे वो वहीं बेहोश हो गई और उन्होंने लापरवाही से उसकी स्पिरिट पावर को सील कर दिया। आखिरकार वो छोटी शू की माँ थी। जब वो पहले बहुत बुरी तरह जख्मी थे तो शुअर बेड के पास बैठकर काफी देर तक रोई थी। वो अपनी बेटी को खोने का वो दर्द दोबारा नहीं देना चाहते थे और बस यही चाहते थे कि बच्ची सेफ माहौल में बड़ी हो। वो सीक्रेट रूम से बाहर आ गए। वो कियान दाओलियू से उस पवित्र एनर्जी के बारे में पूछना चाहते थे जो पूरे शहर में फैली थी। उन्होंने ऊपर देखा तो आसमान में एक एंजल का साया नजर आया, सारे एलिमेंट्स के एक साथ मिलने का वो अनोखा नजारा। कियान दाओलियू ने नॉर्मल क्रिस्टल बॉल से कहीं ज्यादा बड़ा एक सोल टेस्टिंग क्रिस्टल बॉल बाहर निकाला। उन्होंने तुम्हारी तरफ इशारा किया, छोटे जुआन, अपना दायां हाथ आगे बढ़ाओ, तुम्हारी इनबॉर्न स्पिरिट पावर को टेस्ट करना है। तुमने अपना हाथ उठाया और उस क्रिस्टल बॉल पर रख दिया। वो क्रिस्टल बॉल एक ही पल में बेहद चमकदार रोशनी से फट पड़ा।
20वें लेवल की इनबॉर्न स्पिरिट पावर। 20वें लेवल की इनबॉर्न स्पिरिट पावर। कियान दाओलियू ने तुम्हें बहुत ही गर्व से देखा। उन्हें लगा कि तुम्हें स्पिरिट हॉल वापस लाना उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। कियान रेंशु तुम्हारे पास आई। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। छोटे जुआन, तुम्हारी इन दोनों स्पिरिट एबिलिटीज के नाम क्या हैं? शुअर दीदी, मेरी पहली स्पिरिट का नाम है जजमेंट रेड एंजल। ये जजमेंट की पावर को कंट्रोल करती है, जिसमें एक्सट्रीम फायर और एक्सट्रीम लाइट शामिल है। दूसरी स्पिरिट एबिलिटी है 9 डिवाइन स्टार स्किल। ये सितारों की पावर को कंट्रोल करती है, जिसमें 9 अलग अलग एक्सट्रीम एट्रीब्यूट्स हैं। वहां खड़े जितने भी लोग थे सब हैरान रह गए। टोटल 11 एक्सट्रीम एट्रीब्यूट्स। आम स्पिरिट मास्टर्स को तो पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मिल जाए तो वो जीनियस कहलाते हैं। इसके पास पहले से ही 11 हैं। ऐसा टैलेंट आज तक किसी ने सुना भी नहीं था। जब सब लोग इसी हैरत में डूबे थे, तभी तुम्हारे अंदर से 2 रिंग्स बाहर निकली, जिनमें लाइट गोल्डन और सिल्वर ब्लू कलर आपस में गुंथा हुआ था। यह एक ट्विन डोमेन था। एंजेलिक डोमेन सारे एट्रीब्यूट्स को 30% तक बढ़ा सकता था और दुश्मनों को 30% तक कमजोर कर सकता था। डार्क एट्रीब्यूट वाले दुश्मनों पर इसका असर डबल होता था। ये डोमेन तुम्हारी सोल पावर की रिकवरी को बहुत तेज कर सकता था और सामने वाले की सोल पावर के फ्लो को पूरी तरह जाम कर सकता था। इससे टेलीपोर्टेशन का इफेक्ट भी यूज किया जा सकता था। जैसे जैसे तुम्हारी सोल पावर बढ़ेगी, ये और ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। स्टार डोमेन सीधे आसमान के सितारों की पावर खींच सकता था। जब तक आसमान में सितारे रहेंगे, तुम्हारी स्पिरिट पावर कभी खत्म नहीं होगी। रात के वक्त तुम सितारों की पावर से गायब भी हो सकते हो। टाइटल डॉलुओं के नीचे वाले तो तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तुम कियान रेंशु के पास गए। तुम्हारी आंखों में एक बहुत ही साफ और चमकदार लुक था। शुअर दीदी, अब मेरे पास इतनी पावर है कि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। कियान रेंशु तुम्हें फटी आंखों से देखती रही। स्पिरिट जागने के बाद तुम्हारा हुलिया थोड़ा बड़ा लगने लगा था। पहले तुम सिर्फ क्यूट और प्यारे थे, पर अब तुम्हारे अंदर सूरज जैसी एक गर्म चमक थी। उसके गाल अचानक लाल हो गए। तभी एक जानबूझकर की गई खांसने की आवाज ने उनके बीच के उस माहौल को तोड़ दिया। कियान शुंजी अपना उतरा हुआ मुंह लेकर वहां आ पहुंचे थे। अगर वो थोड़ी देर और लेट होते तो उनकी इतने लाड़ से पाली गई बेटी को कोई और ही उड़ा ले जाता। कियान दाओलियू ने उनकी नॉर्मल होती सांसों को देखा। उनकी भौहें तन गईं। तुम्हारे जख्म हील हो गए। हाँ, ये सब छोटे जुआन की वजह से हुआ है। जब उसकी स्पिरिट जागी तो जो भारी मात्रा में गॉड एनर्जी इकट्ठा हुई थी, वो सीक्रेट रूम की दरारों से अंदर आ गई और उसने मेरे डैमेज मार्शल स्पिरिट को पूरी तरह हील कर दिया। वो अंदरूनी चोट तो अपने आप ठीक हो गई। कियान रेंशु की आंखें चमक उठी। वो तेजी से आगे बढ़ी और उनका हाथ पकड़ लिया। बहुत अच्छे पापा, आप बिल्कुल ठीक हैं। अपने पिता को हील होते देख वो छोटी एंजल इतनी खुश थी कि खुद को संभाल नहीं पा रही थी। कियान शुंजी तुम्हारे सामने नीचे बैठे और उन्होंने अपनी हथेली से तुम्हारे सिर को प्यार से सहलाया। थैंक यू छोटे जुआन। कियान शुंजी को पूरी तरह रिकवर होते देख तुम भी थोड़े इमोशनल हो गए। ओरिजिनल कहानी के हिसाब से बीबी डोंग को उन्हें गंभीर रूप से घायल हालत में जहर देकर निगल जाना चाहिए था, पर तुम्हारे आने की वजह से सब कुछ एक बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ चुका था। तभी अचानक एक शोर भरी आवाज बीच में गूंजी। छोटे जुआन, क्या तुम मेरे चेले बनना चाहोगे? कहने वाला वो लगभग 100 साल का बुढ़ा था, पर उसका नेचर बहुत ही चुलबुला था। वो लाइट स्पिरिट डॉलुओ था। कियान दाओलियू का चेहरा उतर गया। हे पांचवें भाई, मैं अभी यहीं खड़ा हूँ। बड़े भाई, मैं तो बस थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। आपकी तो बात ही अलग है। मेरा तो खुद अभी मन कर रहा है कि छोटे जुआन को अपना चेला बना लूं। गुआंगलिंग ने अपनी आंखें बड़ी की। बड़े भाई, आप भी इसे चेला बनाना चाहते हैं? कियान दाओलियू ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। तुम ये कैसे भूल सकते हो? छोटे जुआन की पहली स्पिरिट भी एक एंजल टाइप ही है। भले ही वो 6 विंग्ड एंजल से थोड़ी अलग हो, पर फिर भी मैं इसे बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। तुम उन दोनों के इस सपोर्ट को देखकर थोड़े कंफ्यूज हो गए। तुमने अपना सिर खुजलाया। दोनों दादू, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आप दोनों का ही चेला न बनूं? उन दोनों ने मुड़कर तुम्हारी तरफ देखा। उन्होंने एक साथ कहा, अरे इसके पीछे 2 रीजंस हैं। पहला तो यह कि इससे सीनियरिटी का झंझट खड़ा हो जाएगा। मैं जिंदगी भर आपका बेटा तो बन नहीं सकता। अगर मैं आपका चेला बन गया तो क्या शुअर दीदी मुझे चाचा कहकर बुलाएंगी? दूसरा यह कि मैं खुद के दम पर जीना चाहता हूँ और अपना एक नया रास्ता बनाना चाहता हूँ। कियान दाओलियू और गुआंगलिंग ने तुम्हारी आंखों में वो पक्का इरादा देख लिया था। उन्होंने बेबसी में एक ठंडी सांस ली। चलो ठीक है, अगर तुम्हारी चेला बनने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर कल्टीवेशन को लेकर कोई भी डाउट हो तो हमारे पास आ जाना। हम दोनों बूढ़े हमेशा यही हैं। कियान दाओलियू को इस बात का कोई डर नहीं था कि तुम स्पिरिट हॉल छोड़कर चले जाओगे। वो साफ देख सकते थे कि तुम हमेशा कियान रेंशु के साथ ही चिपके रहते हो। जब तक शू यहाँ है तुम कभी कहीं नहीं जाओगे। जब सब लोग वहां से चले गए तो कियान रेंशु तुम्हें वापस उसी शेयरिंग यार्ड में ले आई जहां तुम दोनों रहते थे। वो दोनों आंगन की पत्थर की कुर्सियों पर बैठ गए। कियान रेंशु को अभी अभी कही तुम्हारी वो प्रोटेक्शन वाली बात याद आई। उसके गाल थोड़े से फूल गए। उसकी मार्शल स्पिरिट कोई कमजोर नहीं थी। वो कोई शो पीस नहीं थी जिसे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े। उसने अपना हाथ बढ़ाया और तुम्हारे गाल खींचने लगी। उसने उन्हें धीरे से खींचा। उसे फील हुआ कि तुम्हारी स्किन पहले से कहीं ज्यादा सॉफ्ट और नाजुक हो गई थी। तुम मुस्कुराए और तुमने रोकने के लिए हाथ बढ़ाया।
जब उसका ध्यान नहीं था, तुम्हारी उंगलियों ने भी उसके सॉफ्ट गाल को धीरे से छू लिया। वो स्किन बहुत ही स्मूथ, चमकदार और गर्म थी। कियान रेंशु पूरी तरह से फ्रीज हो गई। तुम दोनों बचपन से साथ खेले थे, पर बचपन में उसके दादाजी और पिता के गाल खींचने के अलावा आज तक किसी भी लड़के ने उसके गाल को टच नहीं किया था, यहाँ तक कि बीबी डोंग ने भी नहीं। उसका ध्यान अचानक बीबी डोंग की तरफ चला गया। उसकी आंखें न चाहते हुए भी लाल हो गईं। उसकी लाल आंखों को देखकर तुम्हें लगा कि तुमने शायद ज्यादा जोर से गाल खींच दिया, जिससे उसे दर्द हुआ है। तुमने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा और माफी मांगी। शुअर दीदी, प्लीज रोइए मत। आई एम सॉरी, मुझे आपका गाल नहीं खींचना चाहिए था। कियान रेंशु ने तुम्हारी उस घबराहट को देखा और वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। पागल जुआन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो बस अचानक किसी की याद आ गई थी। दीदी, क्या आपको अपनी माँ की याद आ रही है? उसने चुपचाप अपना सिर हाँ में हिलाया और धीरे से कहा, हाँ। छोटे जुआन, मम्मी मुझे पसंद क्यों नहीं करती? शायद उनकी अपनी कोई परेशानियां रही होंगी। तुम उस साल का पूरा सच जानते थे, पर तुम उसे बता नहीं सकते थे। वो पुराना गंदा पास्ट तुम सच में उसके कानों तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। दीदी, आप ही बताइए, ये फैमिली लव आखिर होता क्या है? कियान रेंशु कुछ देर चुप रही, फिर सॉफ्ट आवाज में बोली, फैमिली लव शायद रेगिस्तान में पानी के किसी सोते जैसा है, या रास्ता भटकने पर किसी कश्ती की तरह। लोग कहते हैं कि माँ का प्यार सबसे गर्म और निस्वार्थ होता है, पर मैंने उनसे कभी यह फील हासिल नहीं किया। जब मैं 3 साल का था तो मेरे मुखिया दादाजी ही मुझे पाल रहे थे। उस वक्त मैं हमेशा सोचता था कि मेरे पिता मुझे छोड़कर क्यों चले गए। मैं उन बच्चों से बहुत जलता था जिनके पास प्यार करने वाले पेरेंट्स होते थे। बाद में मुझे धीरे धीरे यह बात समझ आ गई। पेरेंट्स से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना मेरे लिए एक ऐसी बेड़ी नहीं बनना चाहिए जो मुझे बांध कर रखे। मैं खुद के दम पर अपना नाम कमाना चाहता था। उन्हें ढूंढकर उस पुराने हादसे के बारे में पूछना चाहता था और उन सबका एहसान चुकाना चाहता था जिन्होंने मेरी देखभाल की थी। पर मेरे बड़े होने से पहले ही उस पूरे गांव को ईविल स्पिरिट मास्टर्स ने खत्म कर दिया। मैं बदनसीब था, पर खुशकिस्मत भी रहा। मुझे दीदी और दादू कियान ने बचा लिया। मैं पिछले 3 सालों से हर दिन दीदी के साथ ही रहा हूँ। दीदी मेरे साथ बहुत अच्छी थी। उसी वक्त मैंने कसम खाई थी कि बड़ा होकर मैं आपकी रक्षा करूंगा। शायद गॉड ने मेरी यही विश सुन ली कि आज मेरी जजमेंट रेड एंजल स्पिरिट जाग गई। कियान रेंशु की नाक अचानक से सुड़कने लगी। उसे कभी नहीं पता था कि जो छोटा भाई हमेशा उसे हंसाने के लिए तरह तरह के मजाक करता था, उसके दिल में इतने सारे भारी पास्ट छिपे हुए थे। इस पल वो सब समझ गई। तुम्हारा कोई परिवार नहीं था, पर तुम्हें यहाँ आकर वो फैमिली वाली फीलिंग मिल रही थी। बीबी डोंग से उसकी जो उम्मीदें थीं, वो शायद सिर्फ काफी समय से उसका अपना एक वहम थी। दूसरी तरफ वर्शिप हॉल में कियान शुंजी कियान दाओलियू से बात कर रहे थे। क्या बीबी डोंग तुम्हें गंभीर रूप से घायल हालत में जान से मारना चाहती थी? कियान दाओलियू की भौहें बुरी तरह तन गईं। हाँ, उसने मुझे जहर दिया था। वो लगभग कामयाब हो ही चुकी थी, पर वो तो छोटे जुआन की स्पिरिट जागने से जो दैवीय शक्ति रिलीज हुई थी, उसने मेरे स्पिरिट सोर्स को हील कर दिया। इस वजह से वो फेल हो गई। सच कहूं तो मेरी जान इस बार छोटे जुआन ने ही बचाई है। अब तुम्हारा उसके साथ क्या करने का इरादा है? जब बीबी डोंग की बात आई तो कियान शुंजी का चेहरा सीरियस हो गया। जब हम इस बार ब्लू सिल्वर एम्परर को पकड़ने गए थे तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी थी। तांग हाओ की हालत बहुत ही अजीब थी। भले ही ब्लू सिल्वर एम्परर की कुर्बानी के बाद वो अपने जख्मों से उबर गया था और उसकी स्पिरिट पावर बढ़कर 92 लेवल तक पहुंच गई थी, पर फिर भी वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकता था। उस वक्त जब वो लगभग पकड़ा ही जाने वाला था, उसकी बॉडी से अचानक एक अजीब सी ताकत बाहर निकली। उसका शुरा डोमेन एक बहुत ही खतरनाक किलिंग ऑरा था। पर जब बीबी डोंग ने मुझ पर पहले अटैक किया तो उसके अंदर से भी एक वैसी ही ईविल किलिंग एनर्जी आ रही थी जो तांग हाओ से बिल्कुल अलग थी। कियान दाओलियू की आंखें गहरी हो गईं। तुम्हारा मतलब है कि बीबी डोंग की बॉडी के अंदर यकीनन कोई अनजान बदलाव हुआ है। हम अभी कोई जल्दबाजी नहीं कर सकते। इसके अलावा वो आखिरकार शू की माँ है। मैंने उसे होली मेडन पैलेस में लॉक कर दिया है। उसकी सोल पावर सील है। वो अभी भी बेहोश है। वो कुछ नहीं कर पाएगी। तुमने कहा कि उसके अंदर एक ईविल एनर्जी है। कुछ दिनों में उसे एंजल के स्टैच्यू के पास लेकर आना और देखना कि क्या हम उस ईविल स्पिरिट को बाहर निकाल सकते हैं। उसका यह बदलाव यकीनन उसी चीज से जुड़ा हुआ है। मैं समझ गया। पिताजी, आपका छोटे जुआन के बारे में क्या सोचना है? जब तुम्हारा जिक्र आया तो कियान दाओलियू का वो सीरियस चेहरा एक ही पल में गायब हो गया और उनके होठों पर एक मुस्कान आ गई। इस बच्चे के पास शू से भी कहीं ज्यादा तगड़ा टैलेंट है। उसके पास ट्विन गॉड लेवल स्पिरिट एबिलिटीज हैं। उसका बैकग्राउंड यकीनन बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा, पर वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। कियान शुंजी थोड़े कंफ्यूज थे। कियान दाओलियू ने अपनी भौहें क्यों तानी थी? क्या तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वो हर दिन शू के साथ ही चिपका रहता है? कियान शुंजी का मुंह अजीब सा बन गया। उन्हें अचानक ऐसा लगा जैसे उनकी अपनी उगाई हुई गोभी को कोई और ही साफ करने की तैयारी में हो। अगली सुबह कियान रेंशु तुम्हें वर्शिप हॉल में कियान दाओलियू से मिलाने ले गई। दादाजी, मैं छोटे जुआन को यहाँ ले आई हूँ। छोटे जुआन, हम अब निकलने के लिए तैयार हैं। हमारी मंजिल स्टार डॉग ग्रेट फॉरेस्ट है। शू, तुम यहीं घर पर हमारा इंतजार करना। दादाजी, आप और छोटे जुआन जल्दी वापस आ जाना। कियान दाओलियू तुम्हें लेकर एक गोल्डन रोशनी की तरह सीधे आसमान में उड़ गए। आधे दिन से भी कम समय में वो स्टार डॉग ग्रेट फॉरेस्ट पहुंच चुके थे। छोटे जुआन, क्या तुमने सोचा है कि तुम्हें किस स्पिरिट बीस्ट की स्पिरिट रिंग चाहिए? हाँ दादू कियान, मेरी मार्शल स्पिरिट खुद मुझे गाइड कर रही है।
ईस्ट की तरफ एक बिल्कुल परफेक्ट स्पिरिट बीस्ट है। कियान दाओलियू को थोड़ा अचंभा हुआ। तुम्हारी सिचुएशन बिल्कुल कियान रेंशु जैसी ही थी। तुम खुद को नहीं देख पा रहे थे। तुम्हारे माथे के बीचों बीच एक छोटा सा जजमेंट मार्क, वो रेड एंजल मार्क हल्का हल्का चमक रहा था, पर कियान दाओलियू इसे बिल्कुल साफ देख पा रहे थे। यह एक गॉड मार्क था। तुम खुद गॉड के सक्सेसर हो। ठीक है, जैसा छोटा जुआन कह रहा है वैसा ही करते हैं। चलो ईस्ट की तरफ चलते हैं। कियान दाओलियू तुम्हें लेकर उड़ने लगे। वो नीचे खड़े उन क्वालिफाइड स्पिरिट बीस्ट्स को तलाश रहे थे। दादू कियान, मुझे फील हो रहा है वो इसी नीचे वाली घाटी में है। वो दोनों घाटी में नीचे उतरे। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार एक गुफा के अंदर उन्हें 5000 साल पुराना एक सन फ्लेम राइनो मिला। छोटे जुआन ने कंफर्म किया कि यही वो बीस्ट है। हाँ दादू कियान, मुझे पूरा यकीन है कि यही है। क्योंकि ये खुद गॉड का गाइडेंस है तो ये गलत नहीं हो सकता। कियान दाओलियू ने अपनी बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच किया। 30 सेकंड से भी कम समय में उन्होंने उस सन फ्लेम राइनो को पीट कर मरना सन्न कर दिया और उसे तुम्हारे सामने फेंक दिया। छोटे जुआन, इसे खत्म करो। तुमने कोई संकोच नहीं किया। स्पिरिट मास्टर्स अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्पिरिट बीस्ट्स का शिकार करते हैं। यही इस कल्टीवेशन का नियम है। तुम्हारी स्पिरिट तुम्हारी बॉडी में समा गई। तुम्हारे पीछे 4 जोड़े पंख साफ दिख रहे थे। तुमने अपने दाएं हाथ से एंजल होली स्पीयर को बाहर निकाला और उसे घोंप दिया। वो सन फ्लेम राइनो पूरी तरह ढेर हो गया। उस डेड बॉडी के ऊपर एक पर्पल सोल रिंग धीरे धीरे तैरने लगी। तुम पालथी मारकर बैठ गए। तुमने उस स्पिरिट रिंग को अपनी बॉडी के अंदर गाइड करना शुरू किया। 1 घंटे बाद तुमने उसे सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लिया। तुम खड़े हुए। दादू कियान, मैंने इसे कामयाबी से एब्जॉर्ब कर लिया है। कियान दाओलियू की आंखों में पूरा सेटिस्फैक्शन था। बहुत अच्छे, ये तो बस पहली स्पिरिट रिंग है। इस राइनो ने तुम्हें कौन सी स्पिरिट एबिलिटी दी है? तुम्हारी पहली स्पिरिट रिंग अचानक चमक उठी और तुम्हारे हाथ में मौजूद वो एंजल होली स्पीयर एक ही पल में लाल हो गया। एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्टिंग एनर्जी उस भाले से बाहर निकलने लगी। दादू कियान, मेरी पहली स्पिरिट एबिलिटी का नाम है एंजल सनस्ट्राइक। ये आपकी स्ट्रेंथ को 70% तक बढ़ा सकती है और 50% पेनिट्रेशन देती है। इसके साथ ही 50% चांस होता है कि यह दुश्मन के फिजिकल डिफेंस को पूरी तरह इग्नोर कर दे। ये उस ब्लास्टिंग एनर्जी को सीधे गन पर इकट्ठा करती है। दुश्मन को हिट करने के बाद ये एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है और उसे अंदर से बाहर की तरफ पूरी तरह ब्लास्ट कर देती है। कियान दाओलियू का मुंह खुला का खुला रह गया। पहली ही स्पिरिट एबिलिटी इतनी ज्यादा पावरफुल है। हा, तुम सच में हमारे छोटे जुआन हो। तुमने दादू को बिल्कुल निराश नहीं किया। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो तुम्हारी दूसरी स्पिरिट रिंग ढूंढते हैं। ठीक है दादू कियान, चलिए नॉर्थ की तरफ चलते हैं। वहां मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट स्पिरिट बीस्ट्स हैं। वो एक बहुत ही स्पेशल जंगल में आ पहुंचे। वहां की हवा में हर तरफ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट एट्रीब्यूट एनर्जी फैली हुई थी जो बाहर की दुनिया में ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। उनका टारगेट उस जंगल की गहराइयों में रहने वाला एक फैंटम विंग ड्रैगन था। ये सब ड्रैगन कैटेगरी का एक सुपर सोल बीस्ट था। इसका स्पेशल टैलेंट था फैंटम लाइट इनविजिबिलिटी। कियान दाओलियू ने अपना खौफनाक प्रेशर रिलीज किया जिसने सीधे उस 9000 साल पुराने बीस्ट को जमीन पर दबा दिया। तभी तुमने अचानक कहा, दादू कियान, क्या आप प्लीज पहले आसपास के एरिया को सील कर सकते हैं? मैं इस स्पिरिट बीस्ट के साथ अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। दादू यहीं खड़े होकर नजर रख रहे हैं। ये भाग नहीं पाएगा, पर ध्यान रखना ये फैंटम विंग ड्रैगन लगभग 10,000 साल पुराना होने वाला है। तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना होगा। मैं जानता हूँ दादू कियान, आप सीधे अपनी स्पिरिट को समन कर सकते हैं। अपने पंख फैलाओ, एंजेलिक स्पीयर को हाथ में थाम लो। उस फैंटम लाइट ड्रैगन ने तुम्हें बड़ी हिकारत से देखा और मुंह से एक ड्रैगन ब्रेथ छोड़ी। तुमने अपने बाएं हाथ का यूज किया और उसे एंजल लाइट शील्ड से वहीं ब्लॉक कर दिया। अपने पंखों को हिलाते हुए तुम एक ही पल में उसकी साइड में पहुंच गए। वो रेड एंजल डोमेन फैला और उसकी पावर कई गुना बढ़ गई और फिर तुमने टेलीपोर्टेशन का यूज किया। तुम सीधे उस फैंटम विंग ड्रैगन की पीठ पर जा उतरे। तुम्हारी पहली स्पिरिट रिंग चमक उठी। वो एंजल होली स्पीयर पूरी तरह लाल हो गया और उसने ड्रैगन की बॉडी को चीर दिया। वो ब्लास्टिंग एनर्जी तेजी से उसके अंदर समाने लगी। उस फैंटम विंग ड्रैगन को बहुत तेज दर्द हुआ और वो पीछे मुड़ा। एक और ड्रैगन ब्रेथ तेजी से तुम्हारी तरफ आई। तुमने खुद को बचाने के लिए लाइट शील्ड ऊपर कर दी। गन के अंदर से वो ब्लास्टिंग एनर्जी लगातार ट्रांसफर हो रही थी। उसने अचानक से उसके उस इनविजिबल टैलेंट को यूज करने के इरादे को वहीं तोड़ दिया। तुम्हारी आंखों में एक ठंडी चमक आई और तुमने दूरी बनाने के लिए दोबारा टेलीपोर्ट किया। अब तुम्हें विदा करने का वक्त आ चुका है। तुमने अपना हाथ उठाया और चिल्लाए, बैंग! वो खौफनाक एनर्जी उस फैंटम ड्रैगन के अंदर ही फट पड़ी और चारों तरफ धुआं फैल गया। जब धुआं साफ हुआ तो वहां सिर्फ एक गहरी पर्पल सोल रिंग तैर रही थी। पास ही खड़े कियान शुंजी जो ये सब देख रहे थे, उन्हें लगा कि यह किसी 6 साल के बच्चे का काम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उस ब्लास्ट की पावर सच में बहुत अमेजिंग थी। तुम अपनी स्पिरिट पावर को रिकवर करने के लिए पालथी मारकर बैठ गए। लगातार टेलीपोर्टेशन और उस ब्लास्टिंग एनर्जी के यूज ने तुम्हारी लगभग सारी सोल पावर सोख ली थी। किस्मत से आसपास लाइट एट्रीब्यूट एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में थी, इसलिए रिकवरी स्पीड बहुत तेज रही। आधे घंटे बाद तुम्हारी आंखें खुली
और तुमने उस स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करना शुरू किया। जैसे ही वो स्पिरिट रिंग तुम्हारी बॉडी के अंदर गई, तुम्हारी स्किन के पोर्स से खून की बूंदें बाहर आने लगी। वो रेड एंजल अपने आप बाहर आ गया। तुम्हारे माथे का वो एंजल मार्क लगातार चमक रहा था। यह देखकर कियान दाओलियू तुम्हारी नसों को हील करने के लिए अपनी स्पिरिट पावर ट्रांसफर करना चाहते थे, पर जैसे ही उनकी हथेली ने तुम्हारी बॉडी को टच किया, वो सीधे पीछे की तरफ बाउंस हो गए। उनकी आंखों में पूरी तरह अविश्वास था। अब तुम्हें खुद के दम पर ही इस मुश्किल से बाहर निकलना था। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। तुम्हारी हालत अब धीरे धीरे स्टेबल हो रही थी। उस एंजल पावर ने स्पिरिट रिंग के अंदर के सारे गुस्से को पूरी तरह शांत कर दिया था। 5 घंटे बाद तुमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। एब्जॉर्प्शन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। इस दूसरी स्पिरिट एबिलिटी ने उस फैंटम विंग ड्रैगन के इनविजिबल होने के टैलेंट को पूरी तरह अपने अंदर समा लिया था। जब ये एक्टिवेट होती तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरह इल्यूजन में बदल जाती। फिजिकल अटैक्स से 100% प्रोटेक्शन और एनर्जी अटैक्स से आधी प्रोटेक्शन मिलती। ये पूरे आधे घंटे तक चलती थी। इसे दिन में 3 बार यूज किया जा सकता था। 2000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग्स एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी स्पिरिट पावर का लेवल अब 23 तक पहुंच चुका था। तुम इस अचानक बढ़ी पावर के नुकसान को अच्छी तरह जानते थे। एब्जॉर्ब करते वक्त तुमने जानबूझकर उस एक्स्ट्रा सोल पावर को सॉलिड फॉर्म में सेव कर लिया। अपना बेस मजबूत रखने पर फोकस किया। स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब करने के बाद तुम्हारी बॉडी में भी काफी बड़े बदलाव आए थे। भले ही तुम अभी सिर्फ 6 साल के थे, पर देखने में तुम लगभग 9 साल के बच्चे जैसे लग रहे थे। उस सोल बीस्ट का काम तमाम करने के बाद कियान दाओलियू तुम्हें लेकर वापस स्पिरिट हॉल चल दिए। जब वो एक खंडहर के पास से गुजरे तो तुमने पहचान लिया कि यह वही गांव था जहां तुम कभी रहते थे। तुमने कियान दाओलियू के कपड़े खींचे और एक उदास आवाज में कहा, दादू कियान, मैं नीचे जाकर देखना चाहता हूँ। कियान दाओलियू ने जमीन की तरफ देखा और तुम्हारे दिल की बात समझ गए। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। दादू कियान, मैं खुद उड़कर जाना चाहता हूँ। कियान दाओलियू ने अपना हाथ हटा लिया। तुम्हें अपने कानों के पास से हवा गुजरती हुई महसूस हुई। एक ही पल में तुम्हारी स्पिरिट बाहर आ गई। 4 जोड़े पंख फैल गए और तुम धीरे से जमीन पर उतरे। वो पुराना गांव अब पूरी तरह खंडहर बन चुका था, जहां सिर्फ जंगली घास उगी हुई थी। दीवारों पर अभी भी खून के सूखे धब्बे मौजूद थे। उस इविल सोल मास्टर के कत्लेआम के सारे सीन तुम्हारे दिमाग में एक एक करके तैर गए। तुम एक सूखे कुएं के पास बने खंडहर की तरफ बढ़े और घुटनों के बल बैठ गए। तुम्हारी आंखें पूरी तरह लाल थीं। मुखिया दादाजी, आपका छोटा जुआन वापस आ गया है। जब मैं छोटा था तो आप हमेशा चाहते थे कि मैं अपनी स्पिरिट जगाकर एक बहुत बड़ा इंसान बनूं। देखिए, ये है मेरी मार्शल स्पिरिट। तुमने अपनी जजमेंट रेड एंजल और 9 ग्रेड स्टार पावर को रिलीज किया। मुखिया दादाजी, आप बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं इस ताकत का यूज दुनिया से सारे पापों को खत्म करने के लिए करूंगा। तुम्हारे माथे का वो एंजल मार्क हल्का सा चमका और वो जजमेंट पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर बहने लगी। तुमने उस फायर एंजल के डोमेन को फैलाया और खंडहर के आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह साफ कर दिया। फिर तुम खड़े हुए स्पिरिट कल्टीवेशन के साथ आसमान की तरफ उड़ गए और कियान दाओलियू के पास जा पहुंचे। कियान दाओलियू ने अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो सब अपनी आंखों से देखा था। ये बच्चा बहुत ही संस्कारी और सच्चा है। शायद इसे बचाना पहले से ही तय था। दादू कियान, चलिए चलते हैं। तुमने आखिरी बार उस खंडहर की तरफ देखा और कियान दाओलियू के साथ स्पिरिट हॉल की तरफ उड़ गए। शाम के वक्त वो वापस स्पिरिट हॉल लौट आए। तुम सबसे पहले कियान रेंशु से मिलने गए। कियान दाओलियू ने कियान रेंशु को एक नजर देखा और खुद वर्शिप हॉल की तरफ चले गए। रात के वक्त तुम और कियान रेंशु उस ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े थे। जब से तुम्हारी स्पिरिट जागी थी और तुम एक ग्रेट सोल मास्टर बने थे, तुम दोनों के बीच का वो म्यूचुअल अट्रैक्शन और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। कियान रेंशु तुम्हें यहाँ सिर्फ अपने उसी अंदाजे को कंफर्म करने के लिए लेकर आई थी। छोटे जुआन, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? तुमने अपना सिर टेढ़ा किया। क्या महसूस होना चाहिए? कियान रेंशु ने तुम्हारे सिर पर धीरे से टैप किया। क्या कुछ स्पेशल? क्या तुम्हें कुछ अलग फील नहीं हो रहा? हाँ, शुअर दीदी पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो गई हैं। तुमने पूरे भरोसे के साथ सिर हिलाया। कियान रेंशु का चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया। उसने कहा, बुद्धू कहेंगे, ये बात नहीं है। पहले अपनी स्पिरिट को रिलीज करो और फिर महसूस करने की कोशिश करो। तुम पूरी तरह समझ नहीं पाए। तुमने उसकी बात मानकर अपनी स्पिरिट को रिलीज किया। कियान रेंशु ने भी अपनी स्पिरिट बाहर निकाली। दोनों ने लगभग एक ही साथ ऊपर की तरफ देखा। शुअर दीदी, मुझे इस बार सच में फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं। ये फीलिंग एक स्पिरिट फ्यूजन स्किल की है। कियान रेंशु की आंखें चमक उठी। बिल्कुल सही, सिर्फ वो अकेली नहीं थी जिसे यह फील हो रहा था। छोटे जुआन, इधर आओ, चलो इसे ट्राई करते हैं। तुम उसके और पास गए। दोनों के बीच सिर्फ एक मुट्ठी का फासला रह गया था। वो अट्रैक्शन लगातार बढ़ता जा रहा था, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं था। शुअर दीदी, कोई रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा? छोटे जुआन, अपना हाथ मुझे दो। वो दोनों पीठ से पीठ सटाकर एक दूसरे के सहारे खड़े हो गए और अपनी उंगलियां आपस में फंसा लीं। शुअर दीदी ने अपनी स्पिरिट पावर को रन करने की कोशिश की। उनके पीछे जो स्पिरिट रिंग्स थीं
वो धीरे धीरे पास आने लगी। जैसे ही वो आपस में टच हुई, एक बहुत बड़ा गोल्डन पिलर सीधे आसमान की तरफ उठ गया। उन दोनों के साए उस पिलर के बीच कहीं गायब हो गए। कियान, दाओलियू और कई सारे एनवॉयज एक ही पल में वहां पहुंच चुके थे। उस इविल स्पिरिट डोलुओ ने जब यह नजारा देखा तो उसने कियान दाओलियू से कहा, छोटी शू और छोटा जुआन एक साथ स्पिरिट फ्यूजन स्किल का यूज कर सकते हैं। कियान दाओलियू भी पूरी तरह हैरान थे। 2 गॉड लेवल स्पिरिट एबिलिटीज का ऐसा फ्यूजन आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। वो गोल्डन पिलर धीरे धीरे गायब हुआ और उसके बीच से एक गोल्डन रेड साया बाहर निकला। उसका हुलिया काफी हद तक 6 विंग्ड एंजल जैसा ही था, पर उसके पीछे पूरे 12 पंख लगे हुए थे। उसने गोल्डन और रेड कलर का आर्मर पहना हुआ था और हाथ में एक कॉपर स्पीयर थाम रखा था। ये उनकी स्पिरिट एबिलिटीज का ही फ्यूजन स्किल था। होली फ्लेमिंग एंजल डोमेन। जैसे ही वो आपस में मिले, उनके दोनों डोमेन्स मिलकर एक हो गए और होली फ्लेमिंग एंजल डोमेन में बदल गए। इसने दोनों डोमेन्स की सारी स्किल्स को पूरी तरह अपने अंदर समा लिया था। वो पवित्र एंजल का डोमेन पूरी तरह फैल गया। एक ही पल में अपनी पोजीशन बदलते हुए वो सीधे कियान दाओलियू के सामने आ पहुंचे। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उस होली फायर एंजल के अंदर से कियान रेंशु की आवाज आई। तुमने इतना बड़ा धमाका किया है, भला हम कैसे नहीं आते? वो होली फायर एंजल अचानक से चमका और वो फ्यूजन वहीं खत्म हो गया। तुम और कियान रेंशु दोबारा अपने असली रूप में आ गए। दोनों के चेहरे पूरी तरह पीले पड़ चुके थे और सांसें तेजी से चल रही थीं। तुम्हारी अभी की ताकत के हिसाब से इस स्पिरिट फ्यूजन स्किल को यूज करने में बहुत ज्यादा मात्रा में स्पिरिट पावर कंज्यूम होती थी। कियान दाओलियू एक ही पल में उन दोनों के पास पहुंचे और उनकी बॉडी में स्पिरिट पावर ट्रांसफर की। जब उन्होंने देखा कि उनके चेहरों की हालत थोड़ी ठीक हुई है तो उन्होंने पूछा, शू, छोटे जुआन, तुम्हें कब पता चला कि तुम दोनों के पास स्पिरिट फ्यूजन स्किल्स हैं? उन दोनों ने अपना सिर नामे हिलाया, जिसका मतलब था कि उन्हें खुद नहीं पता था। शू ने कहा, दादाजी, जब आप छोटे जुआन को वापस लेकर आए थे, मुझे तभी से यह फील हो रहा था। हमारी अभी की ताकत बहुत कम है, हम इसे सिर्फ 3 मिनट तक ही होल्ड कर सकते हैं। और अभी जो कुछ हुआ उसे मैं लीड कर रही थी। अगर छोटा जुआन लीड करेगा तो यह बिल्कुल एक अलग रूप में सामने आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास 2 अलग अलग फ्यूजन स्किल्स हैं। कियान दाओलियू की आंखें बड़ी हो गईं। 2 गॉड लेवल स्पिरिट एबिलिटीज के मिलने से 2 अलग अलग फ्यूजन स्किल्स का जन्म हो सकता है। उन्होंने उन दोनों को देखा और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहा कि कम समय होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, ये टाइम अपने आप लंबा होता जाएगा। आपस में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारा तालमेल बेहतर हो सके। क्या तुम सब तैयार हो? अगर नहीं तो मैं पहले चलता हूँ। आखिरकार कियान दाओलियू ने तुम्हारे सिर को सहलाया और कई सारे एनवॉयज के साथ वहां से चले गए। उसी रात कियान शुंजी बीबी डोंग को लेकर स्पिरिट हॉल की गहराइयों में बने एंजल टेम्पल पहुंचे। ये वही जगह थी जिसकी रक्षा कियान फैमिली पीढ़ियों से करती आ रही थी। कियान दाओलियू वहां काफी समय से वेट कर रहे थे। पिताजी, प्लीज शुरू कीजिए। सिर्फ वो एंजल होली स्वॉर्ड ही इसे पूरी तरह साफ कर सकती है। कियान दाओलियू ने हाँ में अपना सिर हिलाया। कियान शुंजी ने बहुत ही सीरियस टोन में कहा, पिताजी, चलिए शुरू करते हैं। कियान दाओलियू ने उसी पल अपनी स्पिरिट कल्टीवेशन को कंप्लीट किया, जिससे चारों तरफ एक बहुत ही भव्य और पवित्र एनर्जी फैल गई। उन्होंने बड़े आदर के साथ उस एंजल स्टैच्यू को नमन किया। वो असली एंजल होली स्वॉर्ड उनके सामने आ चुकी थी। उन्होंने तलवार की म्यान को पकड़ा और एंजल डोमेन को फैला दिया। वो स्पिरिट पावर और एंजल की ताकत सीधे उस ब्लेड के अंदर समाने लगी। बीबी डोंग, जो उस एंजल कल्टीवेशन के ठीक नीचे थी, उस एनर्जी के एहसास से जाग गई। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और एक बहुत ही दर्दनाक चीख मारी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। उसकी बॉडी से लगातार काला धुआं बाहर निकल रहा था। शुरा गॉड ने जो मार्क छोड़ा था वो उस कल्टीवेशन के असर से एक एक करके पूरी तरह टूटने लगा था। न जाने कितना वक्त बीत चुका था जब बीबी डोंग दोबारा बेहोश हो गई। कियान दाओलियू का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। इस कल्टीवेशन के असर ने उनकी बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी सोख ली थी। चलो ठीक है, अब तुम इसे नीचे ले जाओ। पिताजी, मैंने खुद गॉड टेस्ट शुरू करने का फैसला किया है। कियान शुंजी वहीं जमे रहे। इतने सालों तक पोप रहने के बाद भी मेरी ताकत में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। मैं इस गॉड टेस्ट का यूज करके आसमान की उन बुलंदियों को छूना चाहता हूँ। हाँ में सिर हिलाओ। अब तुम्हारे लिए यह असेसमेंट शुरू करने का बिल्कुल सही वक्त है। इसी बीच तुम आंगन में खड़े होकर रात के उस आसमान को देख रहे थे। तुमने अपने हाथ में मौजूद उस बैरियर स्टोन का रुख आसमान की तरफ किया। एक इनविजिबल शील्ड उसी पल चारों तरफ फैल गई, जिसने पूरे स्पिरिट हॉल सिटी को कवर कर लिया। इस तरह अब गॉड की दुनिया के लोग हमारे स्पिरिट हॉल के मामलों में दखल नहीं दे पाएंगे। अब आगे हमें किसी भी तरह स्पिरिट हॉल की उस खोई हुई किस्मत को वापस हासिल करना होगा। कियान शुंजी बीबी डोंग को वापस होली मेडन पैलेस भेजने ही वाले थे और खुद वापस एंजल टेम्पल लौट आए। वो उस एंजल स्टैच्यू के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उनके चेहरे पर पूरा आदर था। हे महान एंजल गॉड, प्लीज अपने इस वारिस को एक गॉड टेस्ट का मौका दीजिए। वो एंजल स्टैच्यू बेहद चमकदार रोशनी के साथ चमक उठा। 7 सुनहरे पंख हवा में तैरते हुए बाहर आए और 7 अलग अलग कार्ड्स में बदलकर कियान शुंजी के सामने तैरने लगे। हर एक कार्ड पर एक अलग असेसमेंट का कंटेंट लिखा हुआ था। उनके माथे पर एक लाल रंग का 7 कोनों वाला स्टार मार्क दिखाई दिया। ये रेड
एक्सट्रीम 7 एग्जाम्स का मार्क था। सिर्फ 7 एग्जाम्स? ऐसा लगता है कि मेरा टैलेंट आखिरकार दूसरों से थोड़ा कम ही रह गया। मेरे पिता के पास पूरे 8 एग्जाम्स थे, पर मेरे हिस्से में सिर्फ 7 ही आए। मुझे नहीं पता कि हमारी छोटी शू फ्यूचर में किस लेवल का असेसमेंट फेस करेगी। कियान दाओलियू ने उनके माथे के उस मार्क को देखा। उनकी आंखों में थोड़ी सी निराशा साफ दिख रही थी। उन्होंने पूरी जिंदगी इसी बात का वेट किया था। एंजल के पूरे 9 एग्जाम्स। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी इस जिंदगी में कभी वो नजारा देख भी पाऊंगा या नहीं। उस मंदिर की गहराइयों में एक काले पर्पल रंग के सिंहासन पर बैठे रोशसा गॉड ने अचानक अपनी आंखें खोली। बीबी डोंग की बॉडी से वो रोशसा मार्क पूरी तरह मिटाया जा चुका था। ये यकीनन उसी एंजल होली स्वॉर्ड का काम है। ये सच में बहुत इरिटेटिंग है। एंजल, तुम मरने के बाद भी चैन से नहीं बैठ सकते। अगर मिटा भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, मैं एक दूसरा मार्क सेट कर दूंगा। उन्होंने अपना हाथ उठाया और एक काले पर्पल रंग की दैवीय शक्ति को इकट्ठा किया और उसे नीचे बीबी डोंग की दिशा में फेंक दिया। पर जैसे ही वो ताकत स्पिरिट हॉल के पास पहुंची, वो बिना किसी आवाज के गायब हो गई। उसका नामो निशान तक नहीं बचा। शुरा गॉड की भौहें तन गईं। उन्होंने दोबारा अपनी पावर इकट्ठा की और उसे बाहर फेंका, पर वो इस बार भी बिना किसी हलचल के गायब हो गई। उन्होंने अपने दोनों हाथों का यूज किया और लगातार कई बार ट्राई किया। इस चक्कर में उनकी लगभग आधी दैवीय शक्ति कंज्यूम हो चुकी थी, पर वो सब हवा में ही गायब हो गई। एक छोटी सी लहर तक नहीं उठी। ऐसा लगता है कि मुझे अब शुरा को इस बारे में बताना होगा। कुछ तो गड़बड़ हुई है जो हमारे पूरे प्लान को इफेक्ट कर सकती है। पॉसिडोन के उस मंदिर में पॉसिडोन अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ था। सालों पहले उन्होंने और शुरा ने मिलकर एंजल गॉड का काम तमाम किया था। उस एंजल गॉड की दैवीय शक्ति सीधे उनके हाथ लगी थी। शुरा को दूसरी कोई जजमेंट पावर कतई बर्दाश्त नहीं थी और उनका पूरा फोकस उस वुहुन हॉल पर ही टिका था, जहां बहुत बड़ी मात्रा में लावारिस फेथ पावर इकट्ठा थी। अगर वो इस ताकत को निगलने में कामयाब हो जाते तो सी गॉड का उनका यह पद सीधे गॉड किंग के लेवल तक पहुंच सकता था। जब कियान शुंजी को वो रेड क्लास 7 टेस्ट मिला था तो वो चुपके से बीच में दखल देना चाहते थे। वो एंजल स्टैच्यू पहले से ही उनकी पॉसिडोन पावर से प्रभावित था। किसी के असेसमेंट का कंटेंट चेंज करना उनके लिए बहुत आसान काम था, पर अचानक उनका और उस एंजल स्टैच्यू का कनेक्शन पूरी तरह से कट गया। पूरा स्पिरिट सिटी एक अनजान शील्ड से कवर हो चुका था। वो चाहे कितनी भी दैवीय शक्ति यूज कर लेते, वो नीचे की दुनिया पर कोई असर नहीं डाल पा रहे थे। अपने इतने पास मौजूद उस फेथ पावर को देखते हुए भी जब वो उसे टच नहीं कर पाए तो पॉसिडोन के अंदर जैसे आग लग गई, पर वो इसे बदलने में बेबस थे। इससे शुरा का पूरा सेटअप बिगड़ सकता था। उन्हें भी शुरा को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। ये सोचते ही वो एक नीली रोशनी की तरह सीधे शुरा टेम्पल की तरफ उड़ गए। नीचे की दुनिया में स्पिरिट सिटी के उस होली मैडन पैलेस में बीबी डोंग धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसके सिर में बहुत तेज दर्द था, पर उसकी सोल पावर अभी भी सील थी। उसे याद आया कि वो कियान शुंजी को मारने गई थी, पर आखिरकार वो फेल हो गई। पर उसने इतना बड़ा और खतरनाक कदम उठाया ही क्यों था? उसका नेचर आखिर कब से इतना ज्यादा अग्रेसिव हो गया था? तभी उसने अपनी बॉडी में हुए बदलावों पर ध्यान दिया। जब से वो रोशसा मार्ग गायब हुआ था, उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। एक ऐसा रिलैक्सेशन जो उसने पहले कभी फील नहीं किया था। उसका पूरा पास्ट उसकी आंखों के सामने तैर गया। अब उसे अपनी ही की हुई बातें बहुत बचकानी लग रही थीं। शुरा की वो विरासत मिलने के बाद ही वो धीरे धीरे वैसी बनती चली गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोशसा गॉड ने उसे इस रास्ते पर क्यों धकेला था। तभी उसके दिमाग में अचानक यू शियाओगांग का चेहरा आ गया। उसके दिल से न चाहते हुए भी एक थॉट बाहर आया। उसने उस वक्त सिर्फ उसके साथ रहने के लिए स्पिरिट हॉल छोड़ दिया था। क्या वो सच में इस लायक था? उसने यू शियाओगांग के लिए अपने खुद के गुरु को धोखा दिया, पर बदले में उसे सिर्फ जिल्लत मिली। पर यू शियाओगांग ने तो मुड़कर सीधे अपनी ही कजिन से शादी कर ली थी। शायद उनका अब एक बच्चा भी होगा। उसके दिल में आखिर उसकी असली वैल्यू क्या थी? अगर उसने उसे स्पिरिट हॉल की उस लाइब्रेरी का रास्ता ना दिखाया होता तो वो भला उन सोल मास्टर की थ्योरीज को कैसे सेट कर पाता? उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर बदले में उसे क्या हासिल हुआ? बीबी डोंग की आंखें एक बार फिर पूरी तरह लाल हो गईं। इस बार यह किसी शुरा गॉड का दखल नहीं था, बल्कि यह उसके अपने दिल की गहराई से निकला था। यू शियाओगांग के लिए वो नफरत, प्यार और नफरत का यह खेल बस एक पल का ही तो होता है। 1 महीने बाद, इस पूरे 1 महीने के दौरान तुम और कियान रेनशू या तो ट्रेनिंग रूम में एक साथ प्रैक्टिस करते थे या फिर ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक दूसरे से मुकाबला करते थे और अपनी ताकत को लगातार मजबूत बना रहे थे। तुमने सिस्टम स्पेस में मौजूद उस एंजल क्रिस्टल कोर को देखा और पास खड़ी कियान रेनशू की तरफ नजर की। ये चीज तुम्हारी खुद की ग्रोथ के लिए तो ज्यादा काम की नहीं थी, पर यह उसकी मार्शल स्पिरिट को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकती थी। यहाँ तक कि उसकी स्पिरिट के इवोल्यूशन में भी मदद कर सकती थी। पर इसे उसे दिया कैसे जाए? अगर तुम इसे हवा में से अचानक बाहर निकाल दोगे तो भला इसके सोर्स का क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? ऐसा लगता है कि मुझे बाद में किसी परफेक्ट बहाने का ही वेट करना होगा। वो दोनों एक बहुत बड़े महल की तरफ बढ़े। छोटे जुआन, चलो अंदर चलते हैं। कियान रेनशू तुम्हें हाथ पकड़कर उस महल के अंदर ले गई। आज वो महल बहुत ज्यादा गुलजार था। कई सारे एनवॉयज वहां इकट्ठा थे, यहाँ तक कि कियान दाओलियू भी वहीं मौजूद थे।
गोल्डन क्रोकोडाइल हॉल के बीचों बीच खड़े थे। उनकी गोद में एक छोटी बच्ची थी जो अभी 1 साल की भी नहीं हुई थी। उसने धीरे से कियान रेंशु से पूछा, वो बच्चा आखिर किसका है? जब तियान यू का जन्म हुआ था तब कियान दाओलियू तुम्हें लेकर बाहर स्पिरिट रिंग्स के शिकार पर गए थे। तुम पूरे 1 महीने से बंद कमरे में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो तुम्हें नेचुरल है कि उसके होने का कोई अंदाजा नहीं था। आज जाकर तुम्हें पता चला कि गोल्डन क्रोकोडाइल की एक पोती भी है। तुम थोड़े से हैरान थे। ये कैरेक्टर तो ओरिजिनल कहानी में कभी सामने आया ही नहीं था। इसके पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। क्या सिस्टम तियान यू की इनबॉर्न स्पिरिट पावर और मार्शल स्पिरिट को चेक कर सकता है? होस्ट, तियान यू की मार्शल स्पिरिट गोल्डन क्रोकोडाइल है और उसकी इनबॉर्न स्पिरिट पावर का लेवल 9 है। तुमने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। 9वें लेवल की इनबॉर्न स्पिरिट पावर, ऊपर से स्पिरिट हॉल के इतने सारे रिसोर्सेज और खुद गोल्डन क्रोकोडाइल डॉलुओ का पर्सनल गाइडेंस, वो फ्यूचर में यकीनन एक बहुत बड़ी टाइटल डॉलुओ बनेगी। तुम और कियान रेंशु उस छोटी तियान यू के पास गए। शायद दोनों के पास जो एंजल मार्शल स्पिरिट का वो पवित्र कनेक्शन था, उसकी वजह से उस बच्ची को तुम दोनों से एक अपनेपन का एहसास हुआ। वो छोटी बच्ची जो इतने सारे अजनबी लोगों को देखकर रो रही थी, वो तुरंत शांत हो गई। तुमने गोद में लिपटे उस बच्चे को देखा। तुम्हारे दिमाग में एक पूरा प्लान सेट हो चुका था। ओरिजिनल कहानी के हिसाब से ऑल कॉन्टिनेंट स्पिरिट मास्टर कंपटीशन में अभी पूरे 14 साल का वक्त बाकी था। उस वक्त तुम्हारी उम्र पूरे 20 साल की हो चुकी होगी और कल्टीवेशन के हिसाब से तुम कम से कम कॉन्ट्रा के लेवल पर होगे। इतनी ताकत के साथ वो मैच जीतना बच्चों का खेल होगा। तियान यू की उम्र बिल्कुल परफेक्ट थी। उसके अंदर उस तथाकथित गोल्डन जनरेशन से कहीं ज्यादा पोटेंशियल छिपा था। पार्टी खत्म होने के बाद तुम और कियान रेंशु वापस अपने उसी यार्ड में लौट आए ताकि अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ा सको। इसी बीच हेवन डॉ एम्पायर के सेंट सोल विलेज प्रांत में एक फटे पुराने काले कपड़ों में लिपटा हुआ साया अपनी गोद में एक बच्चे को थामे उस नॉर्मल से छोटे गांव में दाखिल हुआ। वो इंसान खुद तांग हाओ था और उसकी गोद में वो छोटा बच्चा तांग सान था। तांग हाओ ने दीवार का सहारा लिया और मुंह से खून की उल्टियां करने लगा। उसकी बॉडी के अंदरूनी अंग पूरी तरह हिल चुके थे। पिछली उस लड़ाई में उसकी बॉडी से जो अचानक ताकत का ब्लास्ट हुआ था, उसी ने उसे कियान शुनजी और बाकी लोगों को पीछे धकेलने में मदद की थी, पर उसके साइड इफेक्ट्स ने उसे लगभग मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। वो तांग सान को लेकर उसी गांव में रहने लगा। अपनी गोद में चुपचाप लेटे उस तांग सान को देखकर तांग हाओ को थोड़ा अचंभा हुआ। जब वो कियान शुनजी के साथ पूरे 3 दिन और 3 रात लड़ रहा था, उसे लगा था कि यह बच्चा कब का दम तोड़ चुका होगा, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाएगा। और वो बहुत ज्यादा शांत भी रहता था। एक सुअर के बाड़े के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि अंदर एक मादा सुअर बच्चों को जन्म दे रही थी। तांग हाओ के दिमाग में एक आइडिया आया। रास्ते में उसने उस बच्चे को सिर्फ चोरी छिपे जानवरों का दूध ही पिलाया था। अब यहाँ तो कोई दूध मिलने से रहा। वैसे भी दूध तो दूध ही होता है। उसे लगा इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कपड़ों में लिपटा वो तांग सान उस बूढ़ी सुअर के ऊपर लेटकर उसका दूध पीने लगा। तांग हाओ ने गांव में एक लोहार की दुकान खोल ली। वो जो भी पैसे कमाता उसका ज्यादातर हिस्सा शराब में उड़ा देता। रहा सवाल तांग सान का, तो जब तक वो भूख से मर नहीं रहा हो तब तक ठीक था। हर दिन उस बच्चे को या तो खट्टा बकरी का दूध मिलता या फिर उसी सुअर का दूध। उस टूटे फूटे लकड़ी के बेड पर लेटे हुए तांग हाओ खुद को शराब के नशे में डुबोए रखता था। क्या उसने सच में कोई गलती कर दी थी? पर कोई इंसान अगर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है तो इसमें भला क्या खराबी है? कुछ चीजों की असली वैल्यू हमें सिर्फ उन्हें खोने के बाद ही समझ आती है। उसने तांग सान की तरफ देखा। उसके दिमाग में एक बहुत ही कड़वा थॉट आया। शायद तुम्हारा इस दुनिया में आना ही खुद एक बहुत बड़ी भूल थी। एक इंसान और स्पिरिट बीस्ट के मिलने से पैदा हुआ बच्चा भला एक दोगले के अलावा और क्या हो सकता है? उसे वो भेड़ियों वाला रास्ता याद आया जो इंसान और स्पिरिट बीस्ट की एक हाइब्रिड प्रजाति थी। वो देखना चाहता था कि यह बच्चा बड़ा होकर आखिर क्या बनता है। उसकी आंखों के सामने अचानक आयिंग का वो खूबसूरत चेहरा तैर गया। तांग हाओ ने अचानक अपनी मुट्ठियां जोर से भींची। क्या वो गलत था? नहीं, वो बिल्कुल गलत नहीं था। वो तो यह स्पिरिट हॉल वाले गलत थे। यह स्पिरिट हॉल ही था जिसने उसे उसकी आयिंग से अलग किया था। स्पिरिट हॉल। तांग हाओ अपनी इस जिंदगी में तुम्हें पूरी तरह तबाह करके ही दम लेगा। शुरा टेम्पल में शुरा गॉड हॉल के बीचों बीच खड़े थे। पॉसिडोन और शुरा उनके ठीक सामने खड़े थे और नीचे की दुनिया में हुई उन अजीब बातों की रिपोर्ट दे रहे थे। शुरा, तुम्हारे प्लान में शायद कोई बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। मैं बीबी डोंग को उकसाकर उस एंजल क्लैन से छुटकारा पाना चाहता था ताकि उसके शुरा गॉड के असेसमेंट का रास्ता साफ हो सके और मुझे उसे कंट्रोल करने का मौका मिले। पर अभी मुझे पता चला कि उसकी बॉडी का वो मार्क उस एंजल होली स्वॉर्ड ने पूरी तरह साफ कर दिया है। मैं दोबारा वो गॉड मार्क सेट करना चाहता था, पर मेरी ताकत उस स्पिरिट हॉल के बाहर ही गायब हो गई। मैंने कई बार ट्राई किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। पॉसिडोन ने भी अपनी बात रखी। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जब आपने और मैंने मिलकर उस एंजल गॉड का काम तमाम किया था, मैंने चुपके से एंजल के उस गॉड असेसमेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया था। मैंने उस असेसमेंट को इस तरह बदला था कि अगर वो गॉड बन भी जाए तो अपनी पूरी पावर यूज ना कर पाए। पर अब नीचे की दुनिया के उस एंजल स्टैच्यू से मेरा कनेक्शन अचानक पूरी तरह कट चुका है।
उन दोनों की बात सुनने के बाद शुरा गॉड ने असहमति में अपना सिर हिलाया। तुम्हारा मतलब है कि नीचे की दुनिया का वो स्पिरिट हॉल किसी अनजान ताकत के साए में सेफ है। कहीं इससे आगे का प्लान न बिगड़ जाए, इसकी फिक्र मत करो। भले ही हम बीच में दखल न दे पाए, पर वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अगर बीबी डोंग शुरा गॉड का ये पद हासिल नहीं कर पाती तो वहां सिर्फ एक फ्यूचर एंजल गॉड ही बचेगा। अगर वो गॉड बन भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? मैं शुरा खुद गॉड किंग हूँ। वो तो सिर्फ फर्स्ट लेवल का एक छोटा सा गॉड है, उसकी मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत भी कैसे होगी? पर जैसे ही उन्होंने अपनी गॉड सेंस से नीचे की दुनिया को स्कैन किया, उनकी भौहें अचानक तन गईं। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपनी किस्मत का वो सारा हिस्सा पहले ही अपने वारिस को ट्रांसफर कर दिया था, फिर भी उसके हिस्से की वो किस्मत लगातार कम क्यों होती जा रही है? शुरा गॉड ने अपना हाथ हिलाया और उस किस्मत को दोबारा मूव करके अपने वारिस की तरफ भेजने की कोशिश की, पर इस बार वो फेल हो गए। उस शील्ड के साए में स्पिरिट हॉल की वो किस्मत पहाड़ की तरह मजबूत थी। वो चाहे कितनी भी ताकत लगा लेते, गॉड की वो पावर्स उसे हिला तक नहीं पा रही थी। शुरा ने स्पिरिट हॉल की उस किस्मत की तरफ देखा। वो बहुत ही सॉलिड थी, वो उसे बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे थे। चूंकि स्पिरिट हॉल की किस्मत को हिला पाना नामुमकिन था, तो उनकी नजरें उन दोनों एम्पायर्स की तरफ गईं। स्पिरिट हॉल की किस्मत, इन दोनों एम्पायर्स की किस्मत को अब बदला नहीं जा सकता था। चलो इसे मेरे वारिस के लिए एक गिफ्ट ही समझ लेते हैं। सारा कसूर तुम्हारा ही है, सारा कसूर इस स्पिरिट हॉल का ही है। शुएलुओ ने अपना हाथ बढ़ाया और उन दोनों एम्पायर्स की नेशनल किस्मत को पूरी तरह खींच लिया और उसे एक अच्छी किस्मत में बदल दिया और उसे सीधे तांग सान की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जो अभी भी सुअर का दूध पीने में बिजी था। अपने वारिस की उस बढ़ती किस्मत को देखते हुए भी उन्हें लगा कि यह स्पिरिट हॉल के मुकाबले बहुत कम थी, पर इतनी किस्मत उसे गॉड बनाने के लिए काफी थी। तांग सान ने अचानक दूध पीना बंद किया। उसे हल्का सा एहसास हुआ कि उसकी बॉडी में कुछ नया जुड़ा है। वो एक पल के लिए कंफ्यूज हुआ और फिर अपना सिर नीचे करके दोबारा दूध पीने लगा। दूसरी तरफ जब उन दोनों एम्पायर्स की किस्मत को जबरदस्ती छीना गया तो चारों तरफ बगावत शुरू हो गई। राजाओं का वो रौब पूरी तरह मिट्टी में मिल गया और लोग हाहाकार करने लगे। इस बार कियान रेंशु हेवन डॉ एम्पायर में कोई अंडरकवर एजेंट बनकर नहीं गई थी, पर नेशनल किस्मत की कमी की वजह से दूसरे प्रिंस शुए किंगहे को बड़े प्रिंस ने रास्ते से हटा दिया। जब तीसरा प्रिंस शुए हाई चांग स्पिरिट रिंग्स के शिकार पर गया था तो उसे एक हाई लेवल स्पिरिट बीस्ट ने मार दिया। शुए पैंग अभी भी एक आवारा लड़के की तरह बिहेव कर रहा था, वो बस दिखावा ही कर रहा था। यह सब तो बाद की बातें हैं, सब कुछ बदल चुका था, पर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं बदला। रहा सवाल उस कीबाओ लियूली सेक्ट की किस्मत का, तो शुएलुओ को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो किस्मत तो फ्यूचर में उस सेक्ट के पतन के लिए पहले से ही तय थी। ये सब करने के बाद अचानक हॉल के बाहर एक बिन बुलाया मेहमान आ पहुंचा। उस इंसान ने पर्पल कलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, सिर्फ 2 लाल आंखें साफ दिख रही थीं। शुरा, तुमने गॉड की दुनिया के नियमों को तोड़ा है, मेरे साथ चलो और गॉड वर्ल्ड कमेटी के सामने अपनी सजा सुनो। शुरा ने दबी आवाज में गाली दी। अभी तो मैंने सब कुछ तबाह ही किया था और ये इतनी जल्दी यहाँ आ गया, इसका मतलब ये मुझ पर पहले से नजर रख रहा था। पर अपने वारिस के लिए वो चुपचाप गॉड वर्ल्ड कमेटी की तरफ निकल पड़ा। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मुझे गॉड की उस जेल में जाना पड़ेगा, तब तक बर्दाश्त कर लूंगा जब तक मेरा यह पद मेरे वारिस को ट्रांसफर नहीं हो जाता, फिर मैं पूरी तरह फ्री हो जाऊंगा। इसी बीच नीचे की दुनिया के स्पिरिट हॉल के उस सीक्रेट रूम में तुम बैठे हुए थे और तुमने सिस्टम से पूछा, क्या तुमने ही मुझे यह जजमेंट रेड एंजल मार्शल स्पिरिट गिफ्ट की थी? हाँ होस्ट, जब आप पहली बार इस दुनिया में आए थे मैंने ही आपको यह मार्शल स्पिरिट दी थी। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी वो दूसरी 9वें लेवल की शिंग चेन मार्शल स्पिरिट मुझे इस जन्म के पेरेंट्स से मिली है। तुम अपनी उस 9 स्टार हेवनली पावर के जागने को महसूस कर पा रहे थे। इस पूरे महीने मैं मन ही मन यही अंदाजा लगा रहा था, अगर यह जजमेंट रेड एंजल मुझे सिस्टम से मिली है तो ये लॉन्गबो यकीनन मुझे मेरे ब्लड लाइन से मिला है। भले ही यह एक म्यूटेंट मार्शल स्पिरिट हो, पर इसका सोर्स यकीनन एक सुपर मार्शल स्पिरिट ही रहा होगा। इतने पावरफुल मार्शल स्पिरिट वाले लोग इस कॉन्टिनेंट में कभी अनजान नहीं रह सकते और वो इतनी आसानी से अपने बच्चे को लावारिस नहीं छोड़ेंगे। सच सिर्फ एक ही है, सुपर मार्शल स्पिरिट वाला कोई इंसान जब इस कॉन्टिनेंट में घूमता है तो या तो बड़े सेक्ट्स उसे अपने साथ मिला लेते हैं या फिर वो दूसरों के स्टेटस के लिए खतरा बन जाता है। अगर वो साथ नहीं आता तो उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। अगर वो उसे हासिल नहीं कर पाते तो उसे पूरी तरह तबाह कर देते हैं। तुमने बहुत जल्द इस बात के पीछे की वजह को समझ लिया। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें जानबूझकर लावारिस नहीं छोड़ा था। बहुत ज्यादा चांस है कि कोई उनके पीछे पड़ा हुआ था। उन्होंने तुम्हारी जान बचाने के लिए ही तुम्हें पीछे छोड़ दिया था। सिस्टम, क्या तुम इस बारे में कुछ जानते हो? होस्ट, ये सिस्टम सब कुछ जानता है, पर आपकी अभी की ताकत बहुत कम है। आपके पिता के पीछे सच में कुछ लोग पड़े हुए थे। जब आप काफी पावरफुल हो जाएंगे तो सिस्टम आपको पूरा सच बता देगा। मैं बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे पिता के पीछे पड़ने वाले उन लोगों में क्या हमारा स्पिरिट हॉल भी शामिल था? तुम्हारे दिल में एक बहुत बड़ा डाउट था। सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि एक तरफ पिता की मौत का बदला हो और दूसरी तरफ दादू कियान का यह जान बचाने का एहसान। तुम बीच में बुरी तरह फंस जाते। वापस होस्ट की तरफ, आपके पिता के पीछे पड़ने वाले उन लोगों में स्पिरिट हॉल का कोई भी बंदा शामिल नहीं था।
मेरा वो भारी दिल आखिरकार बिल्कुल हल्का हो गया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे किस लेवल तक पहुंचना होगा ताकि तुम मुझे उस साल का पूरा सच बता सको? जब आप एक 7 रिंग स्पिरिट सेंट बन जाएंगे तो यह सिस्टम आपको सारा सच बता देगा। अपना जवाब मिलने के बाद तुम उठे और ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चल दिए। देर रात के वक्त वो ट्रेनिंग ग्राउंड पूरी तरह खाली पड़ा था। तुमने अपनी स्पिरिट को समन किया। अपने हाथ में मौजूद उस एंजल होली स्पीयर को देखते हुए तुम्हारा अपना एक प्लान रेडी था। इस कॉन्टिनेंट में स्पिरिट मास्टर्स की ज्यादातर स्पिरिट एबिलिटीज उन्हें स्पिरिट रिंग्स से ही मिलती हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी खुद की ओरिजिनल स्पिरिट स्किल्स बना पाते हैं। तुम्हें भी अपनी खुद की एक ओरिजिनल स्पिरिट स्किल डेवलप करनी होगी। इस एंजल होली स्पीयर का हुलिया काफी हद तक पिछले जन्म में देखी गई गन जैसा ही था। पिछले जन्म में तुमने गन चलाने के कुछ बेसिक स्टेप्स भी सीखे थे। गन को हाथ में थामे तुमने अपने दिमाग में उन पुराने स्टेप्स को याद किया जो तुमने कभी प्रैक्टिस किए थे। पूरी रात बीतने के बाद सुबह की ठंडी हवाएं चलने लगीं। तुम अभी भी उस ट्रेनिंग ग्राउंड में गन थामे खड़े थे। बार बार प्रैक्टिस करते हुए तुम्हें आखिरकार पिछले जन्म के वो सारे स्टेप्स पूरी तरह याद आ चुके थे, पर अभी उन्हें यूज करने में हाथ थोड़ा साफ नहीं था। सुबह की धूप पूरी तरह निकल चुकी थी, पर तुम रुके नहीं। पसीने से तुम्हारे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और हाथ दर्द से पूरी तरह जाम हो चुके थे। फिर भी तुम अपने दांत भींचे उस गन को लगातार चलाए जा रहे थे। सुबह के 9 बजे कियान दाओलियू कियान रेंशु को साथ लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचे। उन्होंने तुम्हें मैदान में खुद को पूरी तरह थकाते हुए देखा। तुम्हारे हाथ में मौजूद उस गन की स्पीड अब धीरे धीरे कम हो रही थी। आखिरकार तुम और ज्यादा होल्ड नहीं कर पाए। तुम्हारी बॉडी पूरी तरह ढीली पड़ गई और तुम सीधे जमीन पर गिर पड़े। शुअर तुरंत भागती हुई आई और उसने तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया। छोटे जुआन, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने अपनी आंखें खोली और खुद को कियान रेंशु की गोद में पाया। तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया और तुमने बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, शुअर दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी ज्यादा ट्रेनिंग हो गई थी। और फिर तुम वहीं गहरी नींद में सो गए। कियान दाओलियू आगे बढ़े। उन्होंने हाथ बढ़ाकर तुम्हारी फिजिकल कंडीशन को चेक किया। इस बच्चे ने खुद को पूरी तरह थका दिया है, बस थोड़ा आराम करने की जरूरत है। छोटी शू, तुम अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखो, मैं छोटे जुआन को नीचे ले जाकर आराम कराता हूँ। कियान दाओलियू ने तुम्हें देखा। उनकी आंखों में थोड़ा सा दर्द साफ दिख रहा था। जब से तुम्हारी मार्शल स्पिरिट जागी थी, तुम हर दिन अपनी स्पिरिट पावर बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करते थे या फिर ट्रेनिंग ग्राउंड में गन की प्रैक्टिस करते थे। तुम्हारी यह मेहनत तो उस वक्त की कियान रेंशु से भी कहीं ज्यादा थी। उन्होंने अनजाने में तुम्हारी जान बचाई थी और तुम्हारे अंदर कुछ अजीब नोटिस किया था और एक जुआ खेलते हुए तुम्हें वापस स्पिरिट हॉल लेकर आए थे। अब लग रहा था कि उनका वो अंदाजा बिल्कुल सही था। तुम्हारे माथे के उस एंजल मार्क को देखते हुए कियान दाओलियू ने अंदाजा लगाया कि तुम यकीनन किसी बहुत बड़े चमत्कार के वारिस हो। तुम्हारे अंदर एक हल्की सी दैवीय चमक थी और तुम्हारे गॉड बनने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। उन्होंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा था। तुम हमेशा बहुत ही सीधे और समझदार रहे थे और टैलेंट तो कूट कूट कर भरा था। तुमने पहले ही उनके पोते जैसी जगह का आधा हिस्सा ले लिया था। आखिरकार कियान दाओलियू ने तुम्हारे सिर को सहलाया, मुड़े और वापस ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद तुम्हारे माथे का वो एंजल मार्क अचानक से चमक उठा। उसके अंदर से निकली वो जजमेंट पावर तुम्हारी थकी हुई बॉडी को लगातार हील करने लगी। अंदर बहने वाला वो खून धीरे धीरे गोल्डन रेड से पूरी तरह प्योर गोल्डन कलर में बदलने लगा। आधी रात के वक्त खिड़की के बाहर चमकदार चांद बिल्कुल ऊपर आ चुका था। चारों तरफ सितारे बिखरे थे और हवा अपने साथ फूलों की खुशबू कमरे के अंदर ला रही थी। तुम बेड पर लेटे थे और तुमने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तुम्हारे नथुनों में एक बहुत ही हल्की सी खुशबू तैर रही थी। तुमने अपना सिर घुमाया तो देखा कियान रेंशु तुम्हारे तकिए के पास ही बड़े सुकून से सो रही थी। तुम उसे जगाने के लिए अपना हाथ उठाना ही चाहते थे, पर तुम्हें फील हुआ कि तुम्हारी बॉडी अब पूरी तरह रिकवर हो चुकी थी और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी पहले से थोड़ी बढ़ गई थी। शुअर दीदी, दीदी अब जाग भी जाओ। तुमने उसे धीरे से हिलाया, पर वो होश में नहीं आई। इसलिए तुमने बड़े आराम से उसे बेड पर शिफ्ट किया, उसके ऊपर कंबल ओढ़ाया और चुपके से बाहर निकल गए। रात के उस आसमान को देखते हुए तुम एक बार फिर ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ चल दिए। उस पूरे मैदान में सिर्फ तुम अकेले ही थे। कल रात की उस प्रैक्टिस के बाद तुम्हें अपनी खुद की एक यूनिक गन स्किल तैयार करनी थी। उस एंजल होली गन को थामे तुम्हारे पीछे के वो एंजल पंख फैल गए और तुम हवा में तैरने लगे। वो स्पिरिट पावर लगातार उस गन के अंदर ट्रांसफर हो रही थी। वो एंजल होली गन एक बहुत ही सॉफ्ट रोशनी के साथ चमक रही थी। तुमने अपनी आंखें बंद की और चुपचाप उस गन की रूह को महसूस करने लगे। न जाने कितना वक्त बीत चुका था जब तुम्हारी आंखें अचानक खुलीं और तुम्हारे हाथ में मौजूद वो गन सीधे आसमान को चीरती हुई आगे बढ़ी। हवा की एक बहुत ही जोरदार लहर चारों तरफ फैल गई। तुम खुद उस झटके से पीछे की तरफ बाउंस हो गए। तुम्हारे पीछे के उन एंजल पंखों ने तेजी से उड़ान भरी। तब जाकर तुम अपनी बॉडी को स्टेबल कर पाए। हाँ, यही वो फीलिंग थी। तुमने उस एंजल होली स्पीयर को मजबूती से पकड़ा और दोबारा ट्राई करने के लिए तैयार हो गए। वो पवित्र गन सीधे आसमान को चीर रही थी। चीरना, घोंपना, काटना और वार करना। गन चलाने के वो बेसिक स्टेप्स पानी की तरह बह रहे थे। तभी उस गन की रफ्तार पूरी तरह बदल गई। पूरी ताकत इकट्ठा करने के बाद उसने अपने सामने खड़े उस ट्रेनिंग पुतले पर बहुत ही
जोरदार वार किया। एक बहुत बड़े धमाके के बाद सामने खड़े वो सारे ट्रेनिंग पुतले एक ही पल में चकनाचूर हो गए। वो अल्टीमेट ट्रेनिंग पुतले एक 5 रिंग स्पिरिट मास्टर के पूरे अटैक को आसानी से झेल सकते थे। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी इस होली स्पीयर स्किल की पावर सीधे एक 6 रिंग स्पिरिट एम्परर के लेवल तक पहुंच चुकी थी। एक 5 रिंग स्पिरिट किंग इससे बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता और उससे कम लेवल वाले तो एक ही शॉट में ढेर हो जाते। दूसरी तरफ कियान रेंशु तुम्हारे बेड पर जागी। उसने अपने माथे को सहलाया। वो तो बस ये देखने आई थी कि तुम कितना रिकवर हुए हो, पर उसे खुद नहीं पता चला कि वो कब सो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि यह उसका अपना कमरा नहीं था, बल्कि छोटे जुआन का कमरा था। वो यकीनन दोबारा ट्रेनिंग ग्राउंड ही गया होगा। उसके गाल थोड़े से गर्म हो गए। उसके दिमाग में एक थॉट आया, इस बेड से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। उसने अपने चेहरे पर धीरे से थप्पड़ मारा और फालतू के थॉट्स को दिमाग से निकाला। उसने अपने एंजल पंख फैलाए और सीधे ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ उड़ गई। तुम अभी भी अपनी उस नई स्पिरिट एबिलिटी को बनाने की खुशी में पूरी तरह डूबे हुए थे। तुम्हें उसके आने का बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। कियान रेंशु पास ही खड़ी थी। उसने किस्मत से तुम्हें उस होली स्पीयर स्किल का यूज करते हुए देख लिया था। उसकी पारखी नजरें तुरंत पहचान गईं कि यह एक ओरिजिनल स्पिरिट एबिलिटी थी। उस एक शॉट की पावर को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर उसके पास वो दूसरी स्पिरिट एबिलिटी वॉइड विंग्स ना होती तो वो इस शॉट को कतई नहीं झेल पाती। यहाँ तक कि उसकी तीसरी स्पिरिट एबिलिटी रिफ्लेक्शन के साथ भी इसकी पावर उसकी झेलने की लिमिट से कहीं ज्यादा थी। कोई ताज्जुब नहीं कि ये हमेशा ट्रेनिंग ग्राउंड में ही पड़ा रहता है। तो यह अपनी खुद की एक नई स्पिरिट एबिलिटी तैयार कर रहा था। तुम्हें पसीने से पूरी तरह भीगा देखकर उसकी आंखों में सिर्फ प्यार और फिक्र थी। छोटे जुआन, आवाज सुनते ही तुम पीछे मुड़े और तुमने कियान रेंशु को अपनी तरफ आते देखा। शुअर दीदी, आप यहाँ कैसे? कियान रेंशु कुछ नहीं बोली। वो तुम्हारे पास आई। उसने अपना हाथ उठाया और तुम्हारे माथे पर धीरे से थपथपाया और सीधे तुम्हारा कान पकड़कर खींच लिया। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो यहाँ अपने इस नटखट बच्चे को रंगे हाथों पकड़ने आई हूँ। दर्द हो रहा है। शुअर दीदी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज छोड़ दीजिए। तुम्हारी इस नॉर्मल सी माफी को सुनकर उसने कान पर थोड़ा और प्रेशर बढ़ा दिया। आह दीदी, तुमने रहम की भीख मांगी। इस घर का असली मालिक कौन है? आप ही हैं। शुअर दीदी, इस फैमिली का असली बॉस कौन है? आप ही बॉस हो। इस घर के सारे फैसले कौन करेगा? शुअर दीदी ही सारे फैसले करेंगी। अब आखिरी सवाल, तुम्हारी गलती क्या है? मुझे रात के वक्त इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए था जिससे शुअर दीदी को इतनी फिक्र हो। तुम्हारा यह जवाब पूरी तरह खुद को बचाने की कोशिश था। तब जाकर कियान रेंशु ने कान छोड़ा। तुम्हें यह बात पता है? तुम्हें पता है, फिर भी तुम इस तरह घूमते रहते हो। क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? मुझे तो बस अचानक एक नया आइडिया आ गया था। अगर मैं अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करूंगा तो भला फ्यूचर में आपकी रक्षा कैसे कर पाऊंगा? उसका दिल अंदर से पूरी तरह पिघल गया, पर फिर भी उसके चेहरे पर वही पुराना रौब था। मुझे तुम्हारी किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मैं खुद बहुत स्ट्रांग हूँ, समझे? अपनी बात खत्म करते ही तुम्हारे पेट से अचानक गुर्राने की एक बहुत ही अजीब आवाज आई। कियान रेंशु अपनी हंसी नहीं रोक पाई और उसने तुम्हें बाहर की तरफ खींच लिया। चलो ठीक है, आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म होती है। पहले चलकर कुछ खाते हैं और खाने के बाद अच्छे से आराम करना। इस सीरीज की स्टोरी अभी यहीं तक पब्लिश हुई है। जैसे जैसे एपिसोड आएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सोक्स गेमर चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिस ना हो।